जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी लरीब आप स्टार्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट 4 सेशन से हम पैलेस्टीनियन और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें इनिशियली हमने नेतन्याहू के इंटरव्यू को डिस्कस किया था। देन लास्ट वीडियो में हमने जेंक और डेनिस फ्रेज़र के जो डिबेट हुई थी उसको डिस्कस किया था, जिसमें जेंक होल्ड द ओपिनियन कि पैलेस्टीनियन का भी सेम वैसे ही राइट्स हैं जैसे दुनिया में रहने वाले हर दूसरे इंसान के राइट्स हैं। एंड डेनिस फ्रेजर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि इज़राइल अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकता है, चाहे उसमें यही क्यों ना शामिल हो कि पैलेस्टीनियन को उनका राइट टू गवर्न देमसेल्व्स क्यों ना छीन लिया जाए उनसे। इस पे बहुत अच्छी डिबेट्स हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। इस सेशन का हमारा टारगेट और होमवर्क यही था कि अब हम करंट सिचुएशन का एनालिसिस कर सकें। इसके लिए आप सबको होमवर्क दिया गया था कि आप सब ने एक-एक आर्गुमेंट ऐसा लेके आना है जो इज़राइली देते हैं, जो जूस देते हैं, लेकिन हमारे पास उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या वीक है या हमें समझ नहीं आ रही कि हम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे फॉर्मुलेट करें। और ऐसे ही आपने करंट जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करना था, अपनी-अपनी रिसर्च करनी थी। तो इस सेशन में ऐसा नहीं होगा कि हम में से कोई प्रेज़ेंट करेगा। इस सेशन में हम स्पीकर्स नहीं हैं, आप सब स्पीकर्स हैं। आप क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ये डिस्कशन फोरम में क्या सही मानों में इस्तेमाल होगा, हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि जिसका भी कोई भी आर्ग्यूमेंट जिसने ढूँढा है, जिसका काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं मिला, उसमें आपने करना ये है कि जो भी आप इज़राइली आर्ग्यूमेंट लेके आए हैं ना, कि आप जिसमें आपको लगता है कि इसका हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट सही से नहीं मिला, आपने उसको आखिरी हद तक डिफेंड करना है कि जब तक कि हम उसका एक स्ट्रॉन्गर काउंटर आर्ग्यूमेंट ना बना लें। फिर हम उसके बाद करंट सिचुएशन को भी इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। अपने अपने हैंड्स रेज कर दें जो जो भी होमवर्क करके आया है, और हम इसको शुरू करते हैं इंशाल्लाह। कोमल बिलाल का हैंड रेज है, काइंडली अनम्यूट कर लें खुद को। जी कोमल अनम्यूट करिएगा ज़रा। मैं आपको रिक्वेस्ट भी भेज रहा हूँ। ओके आपके पास है रिक्वेस्ट, आप अनम्यूट कर सकती हैं। एनीवन एल्स? मैं चाहूंगी कि सबके हाथ खड़े हों। देखिए साइड शेयर रमशान। करना। जी जी रमशा ने किया है। जी रमशा अनम्यूट करके आप बताना शुरू करें। Ramsha, you can unmute yourself now. Yes, sure. Okay, so first of all, this is my first time joining a session of yours, and I really am liking the discussion that is going on here. And I just have this argument in my mind that has been presented by a lot of Israeli pro-activists, and that is कि they say कि हम लोग टेररिस्ट के अगेंस्ट हैं, हम लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है। आप देखिए, हमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से कोई भी इशू नहीं है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो पूरे इस वक्त जिसने वेस्ट बैंक पे जिसका रूल है, हमें उससे कोई भी इशू नहीं है। सो वट एवर वी आर डूइंग इज अगेंस्ट हमास, एंड वी हैव बीन ऑफन, हमने अक्सर ये चीजें सुनी है सोशल मीडिया पे कि दे आर सेइंग कि every ounce of blood that is being spilled in Gaza is on Hamas because they initiated the violence. So how do we defend this thing कि whatever Hamas is doing is justified, you know, because Hamas को Arab League में और Arab countries में भी एक declared terrorist organization का title दिया हुआ है। That's why गजा की और फलस्तीन की एक universal voice बहुत ज़्यादा weak हो चुकी हुई है। So how to defend this counter argue this statement by Israel that whatever they are doing is against a terrorist organization, and it kind of allows them to use an extensive amount of force. रमशा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये करंट सिचुएशन के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। मैं चाहूंगी कि आप खुद को अनम्यूट ही रखें, और मैं चाहूंगी कि पार्टिसिपेंट्स में से लोग इसको काउंटर आर्ग्यू करें और आपने अपने इस आर्ग्यूमेंट को डिफेंड करना है।
डजंट मीन कि आप इसराइल को जस्टिफाई करें, लेकिन आपने इस आर्ग्यूमेंट को इस हद तक डिफेंड करना है कि हम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर काउंटर आर्ग्यूमेंट ना बना लें। मैं पार्टिसिपेंट्स में श्योर। से चाहूंगी कि इसका जवाब दिया जाए। शाजिया, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने एक तो हिस्टोरिकल इसके रेफरेंसेस निकाले थे और दूसरा अभी जो रमशा ने बात की है उसके हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि जैसे अगर 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, तो वो भी अगर कहा जाए कि इसराइल ने करवाया था और उसने खुद करवाया था, और अगर हम ये कहें कि अभी ये जो अटैक हुआ है ये भी अगर इसराइल ने खुद करवाया है कि जस्टिफिकेशन देने के लिए कि हम फलस्तीन के ऊपर किसी तरह का भी हमला कर सकते हैं, तो इस तरफ भी सोचा जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटीज है? तब जब बिल्कुल 9/11 पे पॉसिबिलिटीज। करवाया था तो 9/11 पे करवाया था तो अफगानिस्तान को टारगेट किया गया था, ठीक है, लेकिन उसके पीछे इसराइल ही था, ठीक है, क्योंकि जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो यही कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और फिर अगर अभी उसी सिनेरियो में हम देखें कि अगर उनका एक सिस्टम अमेरिका का इतना डिफेंस सिस्टम इतना है कि अगर 100 मीटर्स दूर है अगर कोई त्यारा या कोई भी जहाज, तो उनको पता होता है कि वो आगे आगे कैसे आ रहा है, और वो अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा या उनके जो दिफाई सिस्टम है वो नहीं आ रहा, तो पहले अगर उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हिट किया, उसके 1 घंटे के बाद उसने पेंटागन को हिट किया, तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब उनके इतने डिफेंसिव सिस्टम के बावजूद ये हिटिंग हो गई है? और अगर इसी सेम सिनेरियो में हम देखें तो अगर इजराइल का इतना डिफेंसिव सिस्टम है कि वो उसको आयरन टोम कहते हैं, ठीक है ना, तो आयरन यानी हमारा इतना दिफाई सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इसको कोई भी दुनिया की ताकत इसको हिट नहीं कर सकती। तो अगर वहां पे रॉकेट फायर किए जाते हैं और उनका कोई डैमेज होता है तो इट मींस कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इसके पीछे उनका अपना हाथ है, ताकि उनको जस्टिफिकेशन मिल जाए कि हम फलस्तीन के ऊपर जिस तरह चाहे जुल्म कर सकते हैं। आपने बहुत Can अच्छा I पॉइंट counter रेज this किया, now? लेकिन यहाँ पे जी बस जी। मैं एक Yeah, बात go करूँ ahead. उसके बाद लाजमी। यहाँ पे Sure. ना 2 कंट्रोवर्सी थीरीज आ रही हैं। यानी एक तो यही है कि हमास इज फाउंडेड एंड फंडेड बाय इजराइल। सेकंड ये है कि जी हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसकी वजह से जी जी, गाजन्स जो हैं वो खमियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है, इन सफर 2 कर रहे पॉइंट्स को हैं हम जी। अलग 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 डिस्कस करेंगे। पहला जो रमशा ने पॉइंट रेज किया है वो ये है कि इसराइल और बाकी सारी अरब स्टेट्स, अरब लीग्स ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, और उसकी वजह से जो भी इसराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पे कर रहा है वो इस वजह से है। तो पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, देन हम कंट्रोवर्सी वाले पॉइंट की तरफ आएंगे। तो रमशा आप डिस्कस करें प्लीज। ओके। क्योंकि अभी अरब लीग और अरब कंट्रीज के हवाले से इस तरह से बात नहीं हुई तो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन इट, लेकिन जो मुझे काउंटर आर्गुमेंट आया उसके पास आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से ऑन इट। सबसे पहले देखिए, वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। 9/11 के बारे में जितने भी आपको इस तरह के एनालिसिस या रिव्यूज मिलते हैं कि वो यूएस ने खुद से कराया था और वो एक उनकी सोची समझी साजिश थी टू crack down Al Qaeda और वो सब कुछ, these are not official statements released by international organizations and state authorities. These are conspiracy theories supported by civil society groups, different NGOs हो गई, या आप कह लें कि एक सिविलियंस का एक अपना एक ग्रुप है जो इस चीज को एनालाइज करके इस पे व्यूज देता है और आर्गुमेंट्स देता है. So this is an informal thing and we can never use it as an argument when we are talking on a प्रोफेशनल फोरम जहां हमें फैक्ट्स और फिगर्स को लेके बात करनी होती है, क्योंकि यूनिवर्सली ये एडमिटेड है कि जो 9/11 पाकिस्तान समेत कितने ही कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज ने इस बात को एडमिट किया हुआ है. अवाम करे ना करे डजंट मैटर, क्योंकि अवाम की प्रोफेशनल लेवल पे उस तरह से सेम नहीं है, और वैसे भी एक बहुत छोटा ग्रुप है लोगों का जो इस बात को मान रहा है कि 9/11 जो है वो एक सेल्फ इनिशिएटेड अटैक था. सो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नल एंड वॉइड यहाँ पे हो जाता है. सदाकत है इसमें नहीं है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है, लेकिन वी कैन नॉट यूज इट एज एन ऑफिशियल आर्गुमेंट अगेंस्ट दिस थिंग कि हमास कैन आल्सो बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय इसराइल.
बिकॉज आप हमास के अगर पूरे जियोग्राफिकल और जियो पॉलिटिक्स को देखें उस इलाके की, तो हमास कॉन्टीन्यूसली हिजबुल्ला की सपोर्ट है। ईरान से कितने सारी स्टेटमेंट्स रिलीज हुई हैं जो हमास, मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑपरेशन अल-अक्सा, सॉरी अक्सा फ्लड या ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, बट दे हैव सपोर्टेड द स्टैंड्स ऑफ हमास। तो इससे जाहिर ये होता है कि हमास इज डेफिनेटली अ फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और अगर कोई इसराइली स्पॉन्सर्ड होती तो कभी भी ऑफिशियली स्टेट्स के बयानात नहीं आ रहे होते एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने में, जो कि ऑलरेडी इज जस्ट लाइक जैसे अफगानिस्तान में हमारे पास पपेट ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर कोई पपेट ऑर्गेनाइजेशन होती तो उसको दीगर इस्लामी ममालिक और बहुत सारे और इस्लामिक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। और आयरन डोम की जो आपने बात की, और एक और चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि 9/11 मतलब लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, इट कैन क्रिटिकली डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम पैलेस्टीन टू द ओल्ड हैपनिंग्स। अब तो वो लोग इराक में भी तस्लीम करते हैं कि हमने बहुत गलत किया और हमें नहीं करना चाहिए था। आपने वो यूएस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का आपने वो बयान भी सुना होगा कि दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय होल करियर, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? लाइक अगर आप लेट रियलाइजेशन कर रहे हो चीज की, तो डैमेज हैज ऑलरेडी बीन कॉज्ड। सो जो बात गुजर गई उसको लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू फोकस ऑन द करंट सिनेरियो विद प्रेजेंट आर्गुमेंट्स एंड विद प्रेजेंट स्टैट्स। और जो आयरन डोम की आपने बात की ना, तो देखें दो चीजें। आयरन डोम एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है इसराइल का, जो कि जब उसके ऊपर रॉकेट्स फायर हो रहे होते हैं तो वो उनको हवा में नाकारा बना देता है, ठीक है। बट आयरन डोम की दो कमजोरियां हैं। एक ये कि जितने ज्यादा रॉकेट्स उस पर फायर होंगे उसकी उन रॉकेट्स को रोकने की तादाद उतनी ही रोकने की सलाहियत उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली वो एक मशीन है और उसकी एक कैपेसिटी है, उसका एक पोटेंशियल है जिसको आप एक फर्दर लिमिट से ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स चेक करें तो हमास के मुताबिक उन्होंने 5000 रॉकेट्स फायर किए थे, और इसराइल की स्टेटमेंट के मुताबिक 2000 से 2200 रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए गए थे, जिनमें से मतलब मोर देन हाफ वर डिसफंक्शन, या उनको खत्म तबाह कर दिया गया था, या उनको डिसफंक्शनल कर दिया गया था हवा में ही बाय आयरन डोम। बट मेनी ऑफ देम डिड हिट द सिविलियन पॉपुलेशंस इन इसराइल, ठीक है। और उसकी वजह से काफी सारी हलाकतें भी हुई हैं। और दूसरी बात, इसराइल जो है वो आयरन डोम की जो बैटरीज होती हैं वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। दो ये मशीनरी उसी ने डेवलप की, उसी ने बनाई है, बट उसको ये सारी बैटरीज जो हैं वो यूएस से इंपोर्ट करानी पड़ती हैं। तो उसकी वजह से आपको पता है कि इसराइल की इन्वेस्टमेंट है वो सारी, उसकी हम बहस में नहीं पड़ेंगे कि उसकी लॉबिंग क्या है और व्हाई इज इट सो मच डोमिनेंट ओवर द वर्ल्ड सुपर पावर कंट्रीज, और सारी उस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। सो आयरन डोम वाला आर्गुमेंट यहीं पे नल एंड हो जाता है कि डिस्पाइट ऑफ द आयरन डोम, इसराइल सिक्योरिटी सिस्टम कैन बी इंफिलिएटेड, जैसे कि उसको किया हमास ने। और बस मसला ये था कि जो हमास के रॉकेट्स थे वो क्योंकि होम मेड थे और उनका कोई एज सच सेल्फ एक चीज होती है मिसाइल्स में जो कि वेलोसिटी मुहैया करके एक स्पेसिफिक टारगेट देती है मिसाइल्स को। आई एम नॉट रिकॉलिंग द ऑफिशियल नेम फॉर इट। दैट मिसाइल्स लैक दिस थिंग, तो इसलिए वो रैंडम टारगेट्स पे गिरे, कहीं सिविलियन पॉपुलेशन पे नहीं गिरे, बट दे डिड फॉल ऑन द territory of Israel, and they did create a lot of destruction as well. So, like these are my arguments upon the ठीक है, statements that थैंक were यू presented earlier. आयशा, आप अनम्यूट करें। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो कुछ फलस्तीनियों पर इस वक्त हो रहा है वो हमास की वजह से है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें ये तो पता चलता है कि जूस और क्रिश्चियन जो हैं उनकी जो फर्स्ट स्ट्रगल और प्रायोरिटी ये है कि मुस्लिम्स को डैमेज किया जाए किसी भी तरीके से। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस को कोई नाम दिया जाए या ना दिया जाए, वो लोग कर तो यही रहे हैं। मतलब एम जो है उनका वो हम मुस्लिम्स को डैमेज करना है। वो कश्मीर में हो, फलस्तीन में, इराक या अफगानिस्तान, जो भी हम लोगों के सामने हुआ है ये सब कुछ, उन्होंने उसकी जो भी बेस बनाई, वो 9/11 का जहां तक देखा जाए वो सबको पता है कि वो इनसाइड जॉब थी, वो इन लोगों ने किया जो। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम इस बहस में जीत जाते हैं या हम उसको प्रूफ कर भी देते हैं तो हमें उसका हासिल क्या होगा? बिकॉज जो बड़ी हैं पावर्स वो एक है,
और मुस्लिम जो हैं क्योंकि एक नहीं है, हालांकि हम बहुत बड़ी पावर बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक नहीं हैं इसलिए हम वीक है। तो जो वीक होता है, दुनिया का तो ये रूल है कि वो उसको मारेगा ही। जब मुसलमान थे पावर में, तो मुस्लिम्स ने यही किया। वो इसी तरह हमले करते थे और लोगों को या तो जजिया देने पे मजबूर करते थे या उनको कहते थे कि वो मुसलमान इस्लाम कबूल कर ले। तो अब जब इजराइल की असल में तो ये जो फलस्तीन है, हजरत मूसा को ने वहां पर हजरत मूसा को दी थी, अल्लाह ताला ने कहा था कि आप यहाँ पे हिजरत करें और ये आपकी स्टेट जगह है। तो अगर हम उसको बिल्कुल हिस्ट्री में जाएं तो वैसे तो ये अगर देखा जाए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, वो है इजराइल की ही जगह, वो जूस की जगह है, ये अरब्स ने उनसे ली थी। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हक पे है, क्योंकि वो अब पावर में है, वो अपनी चीज वापस मांग रहे हैं। तो अब ये हम मुसलमानों का काम है कि हम फलस्तीन को सपोर्ट करें। तो बहस ये करने के बजाय कि टेररिस्ट कौन है, हमें इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें एक किस तरह होना है और हमने इसको किस तरह, इस डैमेज को किस तरह खत्म करना है कि जो फलस्तीन में हो रहा है। क्योंकि ये तो हम सबको पता ही है कि वो चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नाम दें, कोई भी हैं, वो मुस्लिम्स के वो दुश्मन ही। मेरा ये है एक थिंकिंग जो है, पता नहीं अब ठीक सही है, है या ठीक है, नहीं। थैंक यू। नहीं, आपने सही बात की कि फिल वक्त मुस्लिम यूनिटी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे मुस्लिम्स को फिल वक्त ये कंफ्यूजन है, एंड वो हमास की ये सॉर्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस की एक्टिव रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो गए हैं हमास के इस करंट अटैक की वजह से। इसलिए इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या बिगर पिक्चर में देखना जरूरी हो गया है। जहां तक लैंड की बात है, वो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि लैंड किसी से बिलोंग नहीं करती, जो अल्लाह की जमीन है या फिर जो उसको फतह करता है। तो छीनी नहीं गई थी यहूदियों से, या किसी धोखे में नहीं लिया गया था उस जमीन को। उस जमीन को फतह किया गया था, चाहे रोमियो ने किया है चाहे मुसलमानों ने किया है। ऑटोमन एम्पायर के बाद इस जमीन को एग्जैक्टली फतह नहीं किया गया। यही मेरा वो पॉइंट ऑफ एक व्यू है कि अलहदा फतह जब हिस्ट्री आप है। करते हैं, जी, जब आपने फतह किया तो इसका मतलब है कि आपने उसको इन्वेड किया, आपने उनको मजबूर किया। फतह का मतलब यही है ना कि आप एक कंट्री पर हमला करते हैं, आप उसको या तो मजबूर करते हैं कि वो आपके अंडर आ जाए, या वो मतलब वही के सरेंडर कर दे, या वो आपके साथ फाइट करे और जीत ले। तो एग्जैक्टली जूस यही कर रहे हैं ना, फलस्तीन में इसराइल यही कर रहा है कि आप अगर पावर में हैं तो मुकाबला करें, नहीं है तो जमीन छोड़ दें। अब मुसलमान चूंकि पावर में नहीं है तो वो बेचारे फिर मारे जा रहे हैं। हो तो वही रहा है ना जो हिस्ट्री रिपीट्स। हिस्ट्री तो यही बताती है कि हर ताकतवर कमजोर पे अटैक करेगा, और मुसलमानों के तो वो सब दुश्मन है। ये तो हम सबको पता है, लेकिन चूंकि हम एक नहीं हो रहे तो ये तो होता रहेगा। आज इनकी बारी है, कल हमारी होगी। ये इस चीज के लिए हमें तो तैयार रहना होगा, क्योंकि हम उसको बिग स्पेक्ट्रम में नहीं देख रहे कि हम उसका हल क्या करें। असल में आज ठीक है, जो मैं हमारा डिस्कस करने का अच्छा, मैं मकसद यहाँ पे, होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, जी जी। मैं यहाँ जी पे एक जी। बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाए ना, ये जब हजरत जी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, ठीक है, और उससे पहले जी। यानी 1400 साल जो इनकी हिस्ट्री है ना, इसमें इनके दो दौर ऐसे गुजरे हैं जो कि जवाल का दौर था, और दो दौर इनके अरूज के दौर गुजरे हैं। ठीक है, जब फर्स्ट टेम्पल गिराया गया था 587 बिल्कुल। कबल मसीह में, ठीक है, नबूके नजर ने गिराया था इनका फर्स्ट टेम्पल जो हजरत सुलेमान ने तामीर किया था। उसके बाद जो है वो जब इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए सूली पे चढ़ाया, तो जी मतलब ईसाइयों का ये कीदा था कि वो उनकी डेथ हुई है, फिर दोबारा जिंदा हुए हैं और आसमान पे बिल्कुल। उठा लिए गए हैं। और फिर यहूदियों का ये कीदा था कि मतलब वो कत्ल हो गए हैं, ठीक है, और मुसलमानों का जी ये कीदा कि डायरेक्ट उनको आसमान पे उठा लिया गया। अब देखें कि क्योंकि जो इनकी 1400 साल हिस्ट्री है ना, वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, हजरत मूसा और हारून से लेकर हजरत ईसा और याहया तक दरमियान में इनके पास अंबिया आते रहे हैं, और ये उनके साथ मतलब करते रहे हैं, उनको तंग भी करते रहे हैं, कत्ल भी करते रहे हैं, लेकिन रसूल को कत्ल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब रसूल को कत्ल करने का इन्होंने कहा तो किया, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा ना कि हम बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब का मजा
चिखाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर 2 तरह का जो है वो अजाब उसी वक्त बरसाया I कि would सन like 70 to ईस्वी में क्या interrupt you हुआ। here. Sorry to जी interrupt you here. आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन आज के डिस्कशन फोरम का हमारा मकसद Yes. हिस्ट्री को डिग इन करना नहीं है। हमने हिस्ट्री में बहुत नहीं नहीं, ज्यादा ये हमने जो सेशंस कर लिए। कह रहे हैं ना यस, कि आई जमीन आई वुड उनकी है जस्ट लाइक कि उसकी। आज हम, जी हाँ नहीं, हाँ हम ऑफ ट्रैक नहीं जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम करंट Yes. सिचुएशन को एनालाइज करें फिल वक्त के। जैसे अगर ये क्वेश्चन है या ये काउंटर आर्ग्यू किया जा रहा है, इसराइल की तरफ से प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उस वजह से फलस्तीनियों को ये सब भुगतना पड़ रहा है, तो हमने इसका जवाब देना है उन्हें। मैं अहमद आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी इस बात पे। Larib, just for a moment, if I can clear a few things here, ताकि ये टॉपिक यस क्लोज हो यस जाए, हिस्ट्री रिगार्डिंग कंफ्यूजन भी एक ही बार क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारी एक सबसे बड़ी कमी है कि हम आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी इसराइली की साइड पे नहीं हूँ, एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट द अट्रॉसिटीज दे आर डूइंग हियर। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आई एम डिफेंडिंग देम, बट आई वुड वांट टू नरेट समथिंग हियर कि हमारी मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जब हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते तो वी गो बैक टू मिथ्स। देखिए, व्हेन यू आर arguing to a non-Muslim who doesn't believe your beliefs कि हजरत मूसा थे, हजरत हारून थे, आप उसको कैसे कन्विंस कर सकते हो? ये तो यहूदी भी कहते हैं कि हिस्टोरिकल हमारी जमीन थी और इस तरह का सारी चीजें। यू नीड टू योर फैक्ट शुड बी बेस्ड ऑन accurate facts and figures of the current times. हिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो इसराइल ने जब दरियाई सीना इसराइली पॉपुलेशन ने दरियाई सीना क्रॉस करके पैलेस्टीनियंस की लैंड पे ही कब्जा किया था, माय डियर फेलोज। it was originally the land was originally inhabited by Palestinians। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की सेकंड बुक, मुझे उसका नाम नहीं अभी याद, उसके चैप्टर में इसका जिक्र है कि पैलेस्टीनियंस वहाँ पे हुकूमत करते थे, इजराइलीज वहाँ पे आए थे, एंड पैलेस्टीनियंस लेड इजराइली स्टेट देयर, ठीक है। और फिर वो सारा इसराइल में डेविड निकले और फिर डेविड के बेटे सुलेमान, और उन्होंने पैलेस्टीनियंस को वहाँ से यस यस मारा यस और इसराइल की हुकूमत होगी। तो वी आर नॉट गोइंग देयर। मैं छोटी यस सी एक बात यहाँ पे अभी इसको रिसेंट जिस सिनेरियो में मैं बात करना चाहूंगी कि मैंने इसका एक वीक काउंटर आर्गुमेंट खुद ही डेवलप किया था। अगर आप उसमें मुझे मजीद क्लैरिफिकेशन दे देना या उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर दें तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, एंड दैट वाज कि आई हैव रियली फॉरगॉटन द काउंटर आर्गुमेंट। हाँ, कि आप देखें ऑक्यूपेशन वॉर के ना कुछ एथिक्स होते हैं। जब भी आप किसी लैंड पे, टेरिटरी पे कब्जा करते हैं तो आप इंटरनेशनल लॉ खोल के देख लें, उसके ह्यूमन राइट्स आपको वायलेट नहीं करने होते, उसके एथनिक क्लिनजिंग नहीं करनी होती, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी होती। बट व्हेन अ स्टेट does commit these war crimes against civilian population, ठीक है, तो इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्गुमेंट कि आप हमास को, आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस करने लग गए हो डायरेक्ट, ठीक है। You are not combating Hamas here. You have blurred the lines between civilians and combatants that are clearly mentioned in international law and that is supported by all the democracies in the world and all the peacemaking organizations in the world. You have blurred those lines and you are clearly declaring it in front of the world that we are going to commit these mass human rights violations in Palestine against the Palestinian children and Palestinian population. और अगर आप हमें रोक सकते हो तो रोक लो। मतलब you can see the videos that are looming around on social media जिसमें वो there is this Jewish pop and they are celebrating कि गजा जो है वो फलस्तीनी बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। We are going to extend them and these are verified videos जो अल जज़ीरा ने शेयर किए हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई स्कूल्स नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, हमने बच्चे मार दिए सारे। सो जब आपने लाइंस ब्लर कर दी तो ये आप बिल्कुल 2000 साल पहले के बारबारिक जमाने में पहुंच गए। फिर सारी सिविलाइजेशन का, इंटरनेशनल फोरम्स का, इंटरनेशनल लॉ का कोई मकसद ही नहीं रहा। सो दिस इज अ लाइन वेयर वी कैन combat them कि you are committing mass atrocities against civilians जिस पे आपको कॉल आउट किया जा रहा है। You can be the biggest supporter of Palestinian sovereignty and still can be against Hamas, so you can take both sides। इस बारे में अगर कोई बात करना चाहे। यस एग्जैक्टली, आपने अच्छा काउंटर आर्ग्यूमेंट बिल्डअप किया है। इसी में फर्दर जिससे हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि इंटरनेशनली बैंड फॉस्फोरस बॉम्ब्स हैं जो कि इसराइल इस वक्त गिरा रहा है फ़लस्तीन पर। इस तरह के और बहुत से इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स हैं जो कि इसराइल कमिट कर रहा है, जीनोसाइड। एंड यूएन के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें, जो लैंड्स के उनके राइट्स हैं उसमें भी है कि आप कहीं पे भी जाएं, आप उस लैंड के इंडिजिनस पीपल को, जो वहाँ के नेटिव रिहायशी वहाँ के हैं लोग, उनको उनके राइट्स से नहीं हटा सकते, ठीक है। उनको उस लैंड से आप निकाल नहीं सकते।
ये यूएन के पास एक्ट है। तो इसी तरह आप वॉर क्राइम्स एक्ट करें। सेकेंडली, अगर आप हमास को टेररिस्ट कह रहे हैं और उसकी आड़ में आप सेल्फ डिफेंस के तौर पे फलस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, तो हमास तो बनी ही 1987 में है ना। उससे पहले क्या था? उससे पहले तो हमास नहीं थी। लेकिन फलस्तीनियों पर जो कुछ मजालिम हो रहे हैं उनकी हिस्ट्री तो 75 ईयर्स पुरानी है। तो आप इसको नहीं यूज कर सकते। उसके भी बाद कि फलस्तीनी जो इस वक्त गजा में मौजूद हैं, उन्होंने हमास को इलेक्ट किया हुआ है। आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करें, यानी बहुत सारे फलस्तीनी इस वक्त हमास के अटैक के बाद खुश भी थे, या उन्होंने मोमेंट्री सेलिब्रेशंस की, या उन्होंने जो भी किया, आप वो इस वक्त एक्टिव रेजिस्टेंस का पार्ट हैं। हम यहाँ पे बैठ के फलस्तीनियों को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप अपने वेपन्स गिरा दें। हम अपनी बाउंड्री में हमने जो भी काम करने हैं वो करेंगे, लेकिन हम फलस्तीनियों को डिक्टेट नहीं कर सकते। हमें हमारे घर से बेदखल नहीं किया गया, उनसे उनका घर छीना गया है। तो इसलिए जो इसराइल का ये प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है कि हमास टेररिस्ट है और उसके जवाब में वो हम सब ये कर रहे हैं, तो जवाब यही है कि आप बिगर पावर हैं, आपके ऊपर ज्यादा बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमास अगर सपोज अटैक कर भी रहा है, अगर आप इसको एब्सोल्यूट उसमें देखें तो हमास का अचानक से अटैक लगेगा कि वाकई ये एक टेररिज्म का एक्ट है। लेकिन आपको इसको रिलेटिव पिक्चर में देखना होगा। 70 साल 75 साल हिस्ट्री है मजालिम की जो आप फलस्तीनियों पर कर रहे हैं, उसके जवाब में आपको वेपन के जवाब में फिर वेपन ही उठाया जाएगा। तो जी जी बिल्कुल आ रही है, बट स्टिल एक नुक्ता यहाँ पे, आई रियली अप्रिशिएट योर आर्गुमेंट कि वो 19 समथिंग में हमास फॉर्म हुआ है, और उससे पहले मतलब अगर देखा जाए तो ये सब कुछ स्टार्ट ही 1940 से होता है ना, जब पैलेस्टीनियन वो ब्रिटेन जब वापस किया तो उसने सारी लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं अब बिल्कुल मान रही हूँ कि सारी द गेम थ्योरी स्टार्टेड ऑल फ्रॉम देयर, और वो एक अनजस्ट चीजें थी जो हुई, लेकिन स्टिल गजा का जो ब्लॉकेड है, जी जी सॉरी, ओके, गजा का जो ब्लॉकेड है, एम आई ऑडिबल? यस, ओके, गजा का जो ब्लॉकेड है, और खास तौर पे गजा की जो जिनोसाइड जारी है या जो भी वहाँ पे चीजें हो रही हैं, इट स्टार्टेड आफ्टर 2006। व्हाट हैपेंड इन 2006 वाज कि इलेक्टोरल एक हैपनिंग होती है, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं पैलेस्टीन में, और उनमें देयर टू ग्रुप्स, जैसे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और PMLN है या और दीगर पार्टीज हैं। तो पैलेस्टीन में इट वाज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ठीक है, एंड हमास उस वक्त भी वायलेंट थी, फोर्स यूज करती थी, या जो भी दुनिया के तकाजे आप कह लें, दुनिया को उसको टेररिस्ट कहना पड़ा। यहाँ पे वो एक अलग डिबेट है कि जो भी पत्थर भी उठाते हैं अपने घर के लिए, उसको हम कहते हैं कि दुनिया को बड़े विक्टिमाइज्ड किस्म के पैलेस्टीनियंस ही पसंद है। तो जो भी रीजन थे हमास को टेररिस्ट कहने के, दैट्स अ सेपरेट डिबेट कि उसको कहा जाता है, होनी भी चाहिए नहीं। बट व्हाट हैपेंड वाज कि हमास वॉन द इलेक्शंस बाय स्वीपिंग मेजोरिटी, ठीक है, उन्होंने PA को आउटकास्ट कर दिया। बट दुनिया सारी अरब लीग इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज, आपका ये सऊदी अरेबिया हो गया, आपका UAE हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सारे कंट्रीज तो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते थे, अलॉन्ग बाय साइडिंग विद द वेस्ट। तो इन सब में, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाज अ पपेट गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ इसराइल, ठीक है। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने, अब ये पैलेस्टीन के अंदर की स्टोरी है, तो उसने दुनिया को कॉल करना शुरू कर दिया कि ये गलत हो गया और ये सारी चीजें, एंड नोबडी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट ऑफ हमास, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि PA का ही कंट्रोल रहेगा। बट गजा में क्योंकि हमास स्ट्रांग था, तो हमास ने अपना होल्ड करके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को वहां से निकाल दिया और कहा कि गजा पे हम हुकूमत करेंगे। दैट वाज द डे इन 2006 व्हेन द ब्लॉकेड ऑफ गजा स्टार्टेड। वजह आप देख लें उसकी कि हमने गजा वेस्ट बैंक पे कुछ नहीं किया, ठीक है, वेस्ट बैंक पे वो सिंपली अपनी सेटलमेंट्स बढ़ा रहे हैं और उनको ये कुछ नहीं कह रहे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमने ये जीनोसाइड सिर्फ गजा पे की है, या ये जो भी हम violations करें, whatever we are doing is in Gaza only because of the presence of Hamas. We are not disturbing other यस, Palestinians. We are not. आपने बिल्कुल सही बात की है 2006 के इलेक्शंस की। लेकिन जिस तरह अभी ये 2021 में भी हमने देखा था कि 2021 में अगेन हमास की तरफ से गाजा और इसराइल के दरमियान एयर स्ट्राइक्स हुई थी, लेकिन उनकी वजह यही थी कि वेस्ट बैंक में जो शेख जर्रा है, और मस्जिद अल अक्सा वेस्ट बैंक यरूशलेम में है ना, वो वेस्ट बैंक की तरफ है, वो गाजा से काफी दूर है। तो वहां पे इसराइल ने अपनी इसराइली डिफेंस फोर्सेस, इसराइली पुलिस गई थी
और हमास ने पहले उनको वार्निंग दी थी कि आप इवैक्यूएट कर जाएं, मस्जिद अक्सा में ना जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना एंड देन हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर हुए खुद को अपने पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव साबित करने के लिए। प्लस अगर वो यही कहते हैं कि हमास की वजह से फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, तो वजह को जड़ से खत्म कर देना। आप टू स्टेट थ्योरी पे आ जाएं, बढ़ गए, आप हो नहीं रहा, बढ़ हमास के गए। पास कोई रीजन ही नहीं रहे। एग्जैक्टली आप टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ आ जाएं। आप अपनी रियासत में फलस्तीनियों को एक उनकी यूएन पार्टीशन प्लान के मुताबिक एक उनकी रियासत दें, ठीक है, वजह ही खत्म तारीफ करें। इम्पॉसिबल सी बात है ना। आप देखें ये तब हो एग्जैक्टली सकता है जब नहीं, इंटरनेशनल एग्जैक्टली प्रेशर, हम there एग्जैक्टली is no एग्जैक्टली international pressure. You are Arab countries including Pakistan, including Saudi, मतलब हर कोई जब हमास को एक लीगल एंटिटी मानने पे तैयार ही नहीं है, तो इसराइल को किसने काटा है कि वो खाम खा आके वो इसराइल को मतलब अपने दुश्मन को, जैसे अभी अब लेटेस्ट बयान सुने जो वजीर आजम इसराइल का, उसने कहा है कि एग्जैक्टली हम ऐसे ही बिजली फूड नहीं देंगे अपने दुश्मनों को, आपको देना है तो आप दे लो, हम मना नहीं करते हैं। सो लाइक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, उनके लिए गोल्डन चांस है। मुझे मतलब I don't know, probably this is going to our dead end, but I really would want to know what can be, you know, the possible arguments for this. ठीक है। ओके रिमशा, थैंक ठीक यू है, सो थैंक मच। यू। आपने काफ़ी अच्छा आपने पॉइंट जो है उसको राइज किया है, वो सब टीएल्स ने सुना भी है। एंड लारेब आई थिंक बाकी लोग जिनका हैंड रेज है यस उनका भी यस कंसेंट ले लेना चाहिए। सो लेट्स यस मूव फॉरवर्ड। अहमद, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सिर्फ कुछ सेकंड्स लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वो बहन का क्वेश्चन को जवाब देने के लिए जो कह रही थी कि हमें पता है कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता है मतलब वहाँ पे मजालिम हो रहे हैं और उसका हल जो है वो बातों से नहीं होगा, जंग लड़नी पड़ेगी। तो कुछ सेकंड्स में मैं बस इस पे कमेंट करना चाहूँगा कि दरअसल बात यह है कि वो ज़मीन जब मुसलमानों ने फतह की थी तो वो उन्होंने भी फतह की थी। तो जब उन्होंने फतह की थी तो उन्होंने अपनी मर्जी के रूल्स लगाए थे, उनको छोड़े, उन्हें रखें, उन्हें मतलब मराआत दें या उन पर जुल्म करें, उनकी मर्जी है। मतलब वो उन्होंने जीती है ना, मुसलमानों ने जंग लड़ी है, मतलब दे पेड द प्राइस। तो इसी तरह अगर मतलब पहले तो यूरोप ने इनको यहूदियों को थोड़ी सी जगह दे दी, उसके बाद यहूदियों ने मजालिम किए या कोई जगह लेने की कोशिश की, ठीक है, तो स्टिल उनको जो जगह दी है वो भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर थे, जो फातिहीन थे, उन्होंने उनको जगह दी है। तो मतलब अगर वो साथ में वो ये कहते हैं कि ठीक है हम मजालिम कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि आपसे जो होता है ना आप कर लें। तो बहन ने बात की कि यूनाइट होने की, तो हाँ आप यूनाइट कर लेंगी, आप यूनाइट कर सकती हैं, हम नहीं यूनाइट कर सकते। इवन के गजा से जब मुसलमान बच्चों को ले जाया जा रहा होता है ना मिस्र में हॉस्पिटल के लिए, तो वहाँ मिस्र के जो मुसलमान फौजी होते हैं वो उनसे रिश्वत लेते हैं कि ये जाने के लिए आप हमें इतने पैसे दो। तो ये मुसलमानों की यूनिटी है। तो और दूसरी बात, फर्ज किया हम मुसलमानों को यूनाइट कर भी लेते हैं, तो लड़ेंगे कैसे? असले से। असला कहाँ से लेंगे? अमेरिका से। और आपको वाकई लगता है कि अमेरिका से खरीदे हुए असले से हम अमेरिका को डिफीट कर सकेंगे? तो बात ये है कि मतलब फिर सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन जो है वो मतलब साहिल अदीम साहब ने एक थोड़ा सा सोल्यूशन प्रपोज करने की कोशिश की है कि ये मामले जो हैं ये इस तरह करके जज्बाती होकर नहीं किए जा सकते। सबसे पहले तो जो है वो हमें इंटेलेक्चुअली अपने बच्चों को टीच करना पड़ेगा। जिस तरह अभी कुछ कंफ्यूजन्स हैं कि मतलब जिस तरह वो इसराइल प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि वो जो फलस्तीन वाले हैं वो टेररिस्ट हैं, हम पे जुल्म किए जा रहे हैं, और जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो कहता है कि हाँ शायद ऐसा ही है। मतलब उसको डाटा वो दिया जा रहा है जो मुसलमानों के पास नहीं होता, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स वो दिए जा रहे होते हैं जो मुसलमानों के पास नहीं होते। तो यही हमारा एजेंडा है कि हमने एक तो अवेयरनेस देनी है, उसके बाद हमने इंटेलेक्चुअली स्ट्रोंग होना है, तो वो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस सब से निकल के थोड़ा सा लॉजिकल होके इंटेलेक्चुअली हमें यूनाइट होके देखिए, फिर ये वाली लॉजिकल अगर वारफेयर आप को होते हैं और आप अगर अपने बच्चों को अभी अगर आप ट्रेन करेंगे कि ये गलत है या ठीक है, उस वक्त तक तो फलस्तीन खत्म हो चुका होगा, जैसे इराक खत्म हाँ हो जी। गया, तो जैसे जी अफगानिस्तान खत्म आप हो गया, ठीक कह जैसे रही हैं, कश्मीरियों को मार रहे हैं। तो आप ठीक कह हमें रही हैं, आई एग्री। हमें तो जल्दी ही ये कुछ करना चाहिए ना। अगर हाँ तो हमने अपनी आपके पास नई कोई नेक्स्ट सोल्यूशन है? जनरेशन पे हमारे पास, छोड़ेंगे तो ये तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ इट्स ऑलरेडी बीन टू लेट सिस्टर। बात ये है कि अब यस, भी यस मतलब आई हम नो। अगर अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अभी भी अगर हम दरअसल यही जो बात है ना जो हमारा एजेंडा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, लड़के होगा, तो लड़ते भी तो नहीं है ना हम। तो इस तरह हमने कश्मीर जाया करवा दिया, इराक जाया करवा दिया, लेबनान जाया करवा दिया, अब फलस्तीन जाया करवा रहे हैं, और हम इसी बात पे अटे हुए हैं कि नहीं नहीं हम लड़के लेंगे, हमें इस्लाम ने जहाद का हुक्म दिया हुआ है। दरअसल ऐसे हिस्ट्री में कभी भी कोई चीज़ पता नहीं हुई।
कभी भी कोई एक मतलब जंग के बाद एक फातिहा के बाद दूसरा फातिहा आया ना, तो उसके पीछे सिर्फ वार नहीं होती, उसके पीछे काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। मतलब लोगों आपके साथ लोग एग्री तो हों फिर ही वो वार कर सकेंगे ना। अभी मुसल फॉर एग्जांपल बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं वो कहते हैं हाँ यार ये गलत कर रहे हैं, उनको इसराइल की लड़कियों को तो किडनैप नहीं करना चाहिए था, चाहे इनकी जंग है, चाहे इस्लाम ने जहाद को हुक्म दिया हुआ है, मतलब जो भी उनके पास गलत फैक्ट्स हैं। तो एक प्रॉपर प्लान के साथ ये जंग लड़ी जा सकती है, ये बच्चों का खेल तो नहीं है। प्लान ये है कि पहले हमने इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना है, उसके बाद हमने मतलब दुनिया की नजरें हम पे नजरें हो, मतलब कुछ इन्वेंशन हो। फॉर एग्जाम्पल जंग ही लड़नी है तो असला तो हमारे पास होना, हमारा अपना हो, कोई नई टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। खैर ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अब मैं वो काउंटर आर्गुमेंट पे आने की कोशिश करता हूँ, वो हमास वाले पे कि फलस्तीन वाले जो हैं वो वाकई टेररिस्ट हैं या नहीं है। तो इस पे मेरे दो पॉइंट्स हैं। हाँ, एक इससे पहले पॉइंट था कि हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए, हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे बात करनी चाहिए, हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बात नहीं करनी चाहिए। तो दरअसल बात ये है, हाँ उन आप इस बात से भी एग्री हुई थी कि हाँ मे बी वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज राइट हों, लेकिन हम वो यूज नहीं कर सकते। तो बात ये है कि जिसके साथ भी हम आर्गुमेंट कर रहे होंगे उसको भी पता होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है स्टेटमेंट उसकी सही है। तो एक्चुअल में स्टेटमेंट्स की बेस पे जो डिबेट्स हैं वो नहीं होगी। अब अमेरिका फॉर एग्जांपल वो किसी की स्टेटमेंट थी, वो कोई यूएस की कोई मिनिस्टर है, जब यूक्रेन पे वो उन्होंने बंद किए थे ना वो मतलब बेसिक वार राइट्स उन्होंने खत्म किया, तो उसने स्टेटमेंट दी थी ये बहुत गलत कर रहे हैं। अब इसराइल ने ऑफिशियली कहा है कि हम इन पे मतलब खाना बिजली वो सब कुछ बंद कर रहे, ऑफिशियली कहा है, ऑफिशियली मतलब वो खत्म कर रहे हैं। मतलब रशिया ने तो ऑफिशियली नहीं ना खत्म किया, उन्होंने किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन इसराइल ने स्टेटमेंट दिया कि हम खत्म कर रहे हैं। और फिर इन मतलब ब्रैकेट में लिखा होता है कि आपसे जो होता है आप कर लो, हिडन वर्ड्स में। तो दरअसल इन डिबेट्स में सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं यूज किए जा सकते, लॉजिक्स भी यूज किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं वो जब कोई प्रूव करता है तो उसके पीछे भी लॉजिक्स होते हैं, उसके पीछे भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनकी बेस पे भी हम मतलब वो यूज कर सकते हैं। मसला ये होता है कि हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जो टाइटल है ना वो यूज करते हैं, उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो हम भूल जाते हैं या उन पर फोकस नहीं करते। तो वो यूज करके हम ये डिबेट्स जीत सकते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि हाँ हाँ सॉरी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। अच्छा, एक तो मेरा पॉइंट ये, हाँ वो डिफेंस वाला कि अच्छा जी उनके पास आयरन डोम है तो ठीक है जी, उन्होंने कोशिश की थी वो खत्म करने की, और कुछ रह गए थे तो कुछ चले गए थे, तो उनके पास प्रॉपर प्लान था। तो एक सेंसिबल बंदा क्या उसे वाकई ही लगता है कि इसराइल जो जिसकी जो है वो मतलब सिक्योरिटी है या जो उसकी वो इंटेलिजेंस है, स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस, वो इतनी वीक है कि उसे ये पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसे ये नहीं पता कि गजा में क्या हो रहा है। इवन के गजा के अंदर जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना इन सब मतलब करने की, अटैक करने की, वो ऑफिशियली इसराइल को पता था कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो उसके बारे में ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने कहा कि ये वाकई कुछ कर सकेंगे। एक तो उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो वाला फैक्ट उनको पता था कि वो वार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि हमें नहीं पता था, तो ये कोई सेंसिबल बंदा नहीं मान सकता कि ये क्लेम करें कि नहीं जी हमें तो नहीं पता था, ये अचानक प्लान था। तो मतलब ये एक सेंसिबल आर्गुमेंट नहीं है, और अगर कोई इसको मानता है तो ये वो मतलब दिस इज नॉट वैलिड। चौथा मेरा आर्गुमेंट ये है कि अभी रिसेंटली जो इसराइल का मिलिट्री का ऑफिसर है ना उसकी मैं वीडियो सुन रहा था। उसका वीडियो मतलब मैसेज है कि मतलब वो शायद हेब्रू यूज कर रहा है या अरेबिक में कह रहा है कि हम फलस्तीनियों को जो है इनको खत्म कर देंगे और इनका नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो एंड पे कह रहा है कि अब तो हमारे पास एक बहाना भी है, अब तो हमें कोई कुछ कह भी नहीं सकेगा। तो ये वाले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हाँ, चौथा पॉइंट टेररिस्ट वाला। दरअसल जो लफ्ज टेररिस्ट है ना अभी ये बीबीसी और इन जो न्यूज कंपनीज हैं इन्होंने पॉपुलेट किया यहाँ पे फलस्तीनियों के लिए। ये टेररिस्ट ही क्यों है? दरअसल दो चीजें होती हैं, या तो कोई बंदा टेररिस्ट होता है या कोई फ्रीडम फाइटर होता है। हर वक्त ना एक मतलब दो कोई बंदे लड़ रहे हैं ना, उनमें से एक टेररिस्ट होगा और एक फ्रीडम फाइटर होगा। तो अब जो है एक्चुअली में हमें मतलब ये प्रूव करने की कोशिश करनी कि जो इसराइली सॉरी फलस्तीनी है वो फ्रीडम फाइटर है, वो टेररिस्ट नहीं है। प्रूव ये किया मतलब फ्रीडम तो फलस्तीन वालों को चाहिए ना, तो उनके लिए जो राइट टर्म है वो फ्रीडम फाइटर है। तो वो लड़ रहे हैं, ये हम इसको किसी तरह भी डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं वो तो हमला कर ही नहीं रहे, नहीं वो तो इसराइलियों को मार ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है। वो मार रहे हैं लेकिन चूजिंग द राइट वर्ड्स, जस्ट लाइक बीबीसी इज डूइंग कि इसराइल में 5,000 लोग मारे गए
और फ़लस्तीन में 90 बंदे जो हैं वो मर गए, चेंज ऑफ द वर्ड्स, तो कि अगला बंदा कैसे इसे ले रहा है। तो ये वाले मेरे काउंटर आर्गुमेंट्स हैं। Ahmed, I'm अच्छे so पॉइंट्स glad and रेज किए आपने। I really am glad that you presented such strong points and you have a strong hold over current analysis and news going on. मैं आपके फर्स्ट और फोर्थ आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल अग्री करती हूँ, ठीक है। फोर्थ में आपने टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर का जो डिफरेंस बयान किया, यू नो, व्हेन यू हैव स्टडीड शरिया, व्हेन यू गो इनटू द शरिया, यू लर्न द डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड जिहाद एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट कि जिहाद क्या होता है, स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन क्या होती है, और टेररिज्म क्या होता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है, वेस्टर्न इन्वेंटेड टर्म है टू एस्टैब्लिश अ स्टेट ऑफ इस्लामोफोबिया। फर्स्ट पॉइंट भी आपका बिल्कुल ठीक था। आपके जो सेकंड और थर्ड पॉइंट्स है ना, इनसे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। सेकंड पॉइंट पे आपने आई डोंट नो कि आप व्हाट डिड यू एग्जैक्टली से, बट आई हैव माय काउंटर आर्गुमेंट कि हाँ, आपने बोला था कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये वायलेशंस। आपने रशिया और यूक्रेन का जिक्र किया था कि देखिए रशिया ने ये सब कुछ नहीं किया था, स्टिल द वर्ल्ड ऑफ सारी चीजें। रशिया ने एक शिप, आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं ऑयल और व्हीट, राइट। यूक्रेन के ऊपर रशिया ने एक सैंक्शन लगाई, मतलब उसने उसके वाटर्स का वो किया, घेराव किया, और उसने कहा कि तुम अपना व्हीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और पूरी दुनिया में भूचाल आ गया बिकॉज फूड क्राइसिस, यू नो, द वर्ल्ड वुड बी एट डूम। सो आपको यूरोपियन यूनियन और आपको क्या अफ्रीकन यूनियन, उन्होंने कहना शुरू कर दिया अभी हम कोलैटरल डैमेज बनने हैं इस वॉर में। आपको पूरी दुनिया का एक रिस्पॉन्स नजर आया जो रशिया के अगेंस्ट था। वाई? बिकॉज यूक्रेन सोने की चिड़िया है, यूक्रेन फूड प्रोवाइड करता है, यूक्रेन से आपको 1000 तरह की चीजें मिलती हैं, ओके। और तो वर्ल्ड प्रेशर स्टैब्लिश हुआ जिसने रशिया, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्ट्रांग पावर, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी स्ट्रांग लॉबी, उसने रशिया को फोर्स बैक किया कि वो एक स्टेप पीछे ले, ठीक है। और अब वो आप देखेंगे यूक्रेन जो है वो नेटोलाइज की सारी वो वाटर टेरिटरी से होके वो अपना व्हीट अभी भी एक्सपोर्ट करे। बट डू यू सी एनी सच इंटरनेशनल प्रेशर इन केस ऑफ पैलेस्टीन? मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट आप मुझे बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जब आपका अपना कंट्री पाकिस्तान ही कोई स्टेटमेंट नहीं दे सका, तो आप जितना मर्जी लोकल लेवल पे ये बात करते रहें कि इसराइल गलत है, इसराइल गलत है, बात वही होगी कि जिसकी लाठी जिसकी बहन। सर, नो मुस्लिम कंट्री एट द मोमेंट हैज द करेज टू ओपनली, यू नो, बैकअप एंड एड हमास। इतने दिनों के बाद एक तुर्की का त्यारा गया है सिर्फ एड लेके थोड़ी सी, और वो आई गेस किसी एयरपोर्ट पे होते हैं उन्होंने जो है, जब पूरा तकरीबन गजा लेवल डाउन हो चुका हुआ है। सो इन द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेशर, अगर आप देखें 1940 Thank you, Ramsha. I guess we lost you. ओके, मैं एक पॉइंट को Next. हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाने से पहले देखें, दिस इज द आवर ऑफ नीड कि आप लोग समझें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि आपकी छोटी सी छोटी चीज़ और एक वर्ड जो है ना आपका, वो चीज़ बिगाड़ भी सकता है, सही भी कर सकता है। अब आप सोशल मीडिया की कैंपेन को अगर ले लें तो पहले फैक्ट्स को और मुद्दे को बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है, ताकि आप इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन के ज़रिए वॉरफेयर का पार्ट बन के रिजल्ट्स जो हैं उसको चेंज कर सकें। अदरवाइज हमारे ही आर्गुमेंट को के साथ वो प्ले करके हमारे ऊपर ही चीज़ें डाल देंगे। तो इसलिए Exactly. यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है उसको क्रिटिकली और इम्पोर्टेंटली लर्निंग वे के अंदर भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप लोग सही इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए वाकईतन जो फैक्ट्स है ना उनको यूज़ करें। ये सोशल मीडिया के अंदर जो आपने प्रोपागेंडा जनरेट करना है फॉल्स प्रोपागेंडा के अगेंस्ट, जो कि इसराइलियों ने जनरेट किया हुआ, अगर आप बगैर इन्फॉर्मेशन के जाएंगे तो वो उसी को प्ले करेंगे। जिस तरह अभी डिस्कशन हो रही थी हमास के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारी गलतियां जो हम छोटी छोटी करते हैं वही वो उनको यूज़ करते हैं और हमारे खिलाफ ले आते हैं। तो जंग से पहले इंटेलेक्चुअली तौर के ऊपर सुपीरियर होंगे, इंटेलेक्चुअलिज्म की डेफिनेशन और पता होगा कि इंटेलेक्चुअली तौर के ऊपर कैसे चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, तभी जाके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये भी चूंकि शाम को मैसेज भी आया हुआ है आईएमएस की तरफ से कि 8 बजे कैंपेन का पार्ट बनना है आप लोगों ने, तो इसलिए इस चीज़ को जज्बाती होके ना मैसेजेस करिएगा। हैशटैग्स का इस्तेमाल और मैसेज का इस्तेमाल बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, ताकि वाकईतन सबको अवेयरनेस मिले कि यार सही बात क्या है, गलत बात क्या है। जी प्लीज लारेब कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अगर बात आप ऐड करना चाहूंगी कि इंफॉर्मेशन का जो अभी इन्होंने कहा कि सही इस्तेमाल करना है। आजकल सोशल मीडिया पे एक जो वायरल हो रही है चीज, जिसमें वो
गुम्बद सहरा और मस्जिद अक्सा के बारे में कहा जा रहा है। तो उसमें जो मेन टारगेट है ना, उनका मेन टारगेट है ही वो गुम्बद सहरा, क्योंकि वही उन्होंने गिरा के जो है वो थर्ड टेम्पल बनाना है, क्योंकि वहीं पे फर्स्ट टेम्पल था, वहीं पे सेकंड टेम्पल, और फिर वहीं पे उन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है। तो उसमें सोशल मीडिया में इस वक्त जो एक पिक और एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है वो ये है कि उन्होंने गिरानी तो मस्जिद अक्सा है, और पीछे से ये वो गुम्बद दिखा के तो खबर देते हैं कि इसराइल के बारे में ये खबर है, जो ये फलस्तीन के बारे में जो भी न्यूज चल रही होती है, तो उसमें पीछे से गुम्बद सहरा को दिखाती हैं, ताकि अगर वो मस्जिद अक्सा को गिरा दें तो पीछे वो गुम्बद तो ठीक होगा, लेकिन उनका मेन मकसद तो उस गुम्बद को गिराना है। क्योंकि जब एरियल शरियन था ना वहां का वजीर आजम, तो जब वो वहां गया था ना मस्जिद अक्सा और ये यहाँ पे गुम्बद सहरा की तरफ, तो उसने वहां कहा था कि मैं यहाँ पे एक पत्थर जो है वो बुनियाद के तौर पे रखना चाहता हूँ ना। और जब इन्होंने लगाया था उसके ऊपर वो जो 30 टन जो है वो सोना उसके ऊपर लगाया था, तो तब भी उसका ये बयान था कि कल को जब हम टेम्पल गिराएंगे तो ये सोना हमारे काम ही आएगा थर्ड टेम्पल बनाने में। तो ये भी एक गलत इंफॉर्मेशन जो है वो की जा रही है, आगे शेयर की जा रही है बगैर उसके रिसर्च के। थैंक यू। जी अब्दुल्ला, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो जो यानी सबसे मेन इस टाइम जो चल रहा टॉपिक कि हमास एक यानी दहशतगर्द तंजीम है जो सबसे ज़्यादा यानी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेस पे आते हैं कि हमास ने ये एक्ट किया। फर्स्ट थिंग कि टोटल ब्लॉकेट, ठीक है। गजा में आप सोलर पैनल्स नहीं यूज कर सकते, आप वाटर वेल्स नहीं बना सकते। वो चाहते हैं कि आपको टोटली डिपेंडेंट रखें। उसके बाद इन और आउट होने के लिए गजा से जो जिस तरह यानी उनको जलील किया जाता है उधर लाइनों में लगवा के और तलाशियां वो सारा इस तरह। और उसके बाद सेटलर्स जो है आए दिन जो उनके बंदे कत्ल कर रहे हैं, और ये पिछले यानी 16 साल से 17 साल से ये प्रोसेस चला है। इस वजह से ये इसका रिएक्शन है। और जहां तक बात है कि हमास जो सबसे ज्यादा जो है ना पॉइंट रेस किया जा रहा है, जी हमास ने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। तो बात अब आ जाते हैं इस पे कि किया क्या हमास ने। बीबीसी क्लेम करती है 40 बच्चे कत्ल हुए हैं इसराइली, और उनको यानी उनके सारी लदा किए। और यही बात जो है ना मिस्टर जो बाइडन ने भी आके कही, जबकि ये बात इसराइल और व्हाइट हाउस दोनों डिबंक कर चुके हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मीडिया जो प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा है दीगर मैस रेप्स को, तो उसकी वीडियोस और प्रूफ भी पड़े हुए हैं कि इन्होंने जो टॉर्चर किया और क्लेम करवाने की कोशिश की, यानी जो लोकल सिविलियन से उनको कैप्चर करके उनको टॉर्चर करके उनसे यानी टेलीवाइज करवाने की। और इस पे ट्वीट्स हमारी 2 दिन पहले से मौजूद है, जबकि उन्होंने ये जो है ना कन्फेशन अपलोड किया ना, उससे 2 दिन पहले हमने ट्वीट किए हुए थे कि यार ये भी ये काम होने लगा है। इन्होंने जो है ना वेस्ट बैंक और दीगर इलाकों से बंदे उठाए हैं अभी, और ये टॉर्चर करके उनसे कबूल करवाएं ये सारी चीज। ठीक है, थैंक यू। सायरा, आप अनम्यूट करें। जी मुझे ना बस ये एक काउंटर आर्गुमेंट इस पे देना था, जो शुरू से जो प्राइमरी आर्गुमेंट चल रहा था ना, हमास इज अ टेररिस्ट ग्रुप, और उसमें किसी ने ये कहा था ना, आई थिंक रमशा ने ही कहा था कि हमें ये डिफरेंस देखना चाहिए ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में और कॉन्स्पिरेसी में, डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम मुझे उस पे एक ये काउंटर आर्गुमेंट आ रहा था
कि अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाएं, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद चंद ग्रुप्स थे जिसमें यहूदी ही ग्रुप्स थे। वो बहुत मशहूर नाम है ना, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो वही लोग थे और उन्होंने ये कहा था कि अब हर चीज हम जो डेफिनेशन देंगे उसके थ्रू डिफाइन होगी। जो न्यूज हम चाहेंगे वो दुनिया को देखना होगा, जो और भी चीजें हैं, जो वर्ल्ड नॉर्म्स हम चाहेंगे वो दुनिया को देखना होगा। तो दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू गिव स्टेटमेंट्स इधर प्रो और अगेंस्ट ऑफ देयर एक्शंस। कि अगर वो, चूंकि जाहिर है यहूदियों का एक तरह से ना दुनिया पे तसल्लुत हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हम ये देखते हैं कि यहूदियों ने अच्छा खासा टेक ओवर कर लिया है, बल्कि काफी ज्यादा 95% टेक ओवर कर लिया है। 5% जो लोग हैं वो इसको अभी भी काउंटर करते हैं, जो जो जहादी ग्रुप्स हैं, जैसे अफगानिस्तान में भी हैं, इराक में भी हैं, हर जगह। उसामा बिन लादेन थे, उनको भी किस तरह से करके और शहीद किया गया और पानी में फेंक दिया गया, पता नहीं क्या क्या इन्होंने। हमें वो सब पता है जो ये हमें न्यूज़ दे रहे हैं। हमारे मुसलमान इन पे तकिया करके अब बैठ गए हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा जो कमी आ रही है ना वो इन्हीं चीजों में आ रही है। जो साहिल अदीम भी कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का हिस्सा तभी बनेंगे जब हम अपने इंफॉर्मेशन या अपनी रिसर्च बेस्ड काम करेंगे। और ये काम हमने छोड़ दिए हैं, बस हम सेंटिमेंट्स में बहुत ज्यादा आगे हो गए हैं। और अभी ये कोई कहता है हमास टेररिस्ट है, हम कहते हैं हाँ सही कह रहे हो, ये टेररिस्ट है। हमारी अपनी रिसर्च क्या है? अब हम यहाँ आईएमएस के फोरम्स पे जो हमें ये सिखाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाई जाती है, तो हमें इस तरह से सोचने की प्रैक्टिस करनी होगी ना। और ये बात एक अभी सिस्टर कह रही थी, ये बात हमारे दिलों को भी बहुत तकलीफ पहुंचाती है कि जब तक हम इन सब चीज़ों का पार्ट बनेंगे तो ये सब चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाएगा, जैसे कश्मीर ख़त्म हो गया और इराक और ये। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला जिसको खत्म करना चाहते हैं वो ही खत्म होता है। आप यहूदियों की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना, वहां भी कुरान में भी बताया गया है। तो अब हमें यहाँ पर नोट करने की ये जरूरत है कि वो 2 दफा बिल्कुल सफाए हस्ती से मिट गए थे, जेनोसाइड हो गया था उनका। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया वर्ल्ड पे। तो हमें उस इतने सालों के बाद वो भी यही सोचते हैं कि भाई अब हम खत्म हो गए हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके ये किया ना, कुछ ना कुछ किया, पढ़ाई लिखाई की, बहुत गरीब लोग थे ये, लेकिन कुछ भी किया और उन्होंने गलत तरीके भी अपनाए। हमें भी वो उन स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करना होगा, जहां तक मुझे ये लगता है। अब आर्ग्यूमेंट क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू करें। बस मुझे यही कहना था। यस, थैंक यू। बिल्कुल, अब सॉल्यूशंस की तरफ मूव करना चाहिए हमें। जिया हाशमी, आप अनम्यूट करें खुद को। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस। अच्छा। वो एक बहन ने सवाल लिखाया था, बहुत उम्दा, कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम किस तरह काउंटर आर्ग्यू करें। तो उसका जवाब जो है वो फैक्ट्स बेस पे और करंट सिचुएशन के हिसाब से। उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता कौन है। दुनिया में सिर्फ 7 ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका है, बरतानिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और यूरोपीय यूनियन जो है ना, वो असल में हमास के 2 विंग्स हैं, एक पॉलिटिकल और एक आर्मी। जो आर्मी विंग है वो अल हस्साम ब्रिगेड है, और जो पॉलिटिकल विंग है वो हमास कहलाता है। तो इन इन 5 के अलावा और कोई और नहीं मानता, पहली बात ये ध्यान में रखें। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन ने 1997 में इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, लेकिन उसके बाद इनको हटा दिया था। तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन भी इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता। ये सिर्फ अपने भोंपू जो बीबीसी और ये जो फॉक्स न्यूज वगैरह, उनके जरिए ये इस चीज को हमारे जहनों में डाल रहे हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मानते, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा मैं करंट सिचुएशन आपको बता देता हूँ कि अभी जब ये हमला हुआ, इसके फौरन बाद
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका ने यह करारदाद पेश की है कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए और इसके खिलाफ मुज़ाहमती बयान दिया जाए। और इस करारदाद को फ्रांस और बरतानिया ने सपोर्ट किया है और इसके खिलाफ रशिया ने वीटो कर दिया है। चाइना और रशिया इसके खिलाफ है। यूएनएससी में 5 मेंबर्स हैं। तो हमारे फैक्ट्स जो है वो शुड बी राइट। इसके अलावा आप अगर हम उनका हैंडल देखें, हमास का अपना हैंडल एक्स के ऊपर ट्विटर पे, तो वो भी उन्होंने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो यूएनएससी में पेश हुई है रशिया की तरफ से, जिसमें उसने इजराइल को कंडेम किया है, उसकी हिमायत का ऐलान किया है। तो अब जो इजलास हो रहा है उसके अंदर रशिया ने एक करारदाद पेश किया है कि मज़ाहमती बयान इसराइल के खिलाफ होगा और इसके ऊपर इसराइल जो है वो बहुत ज्यादा सीखता है और आप इसकी कवरेज जो है उसको फर्दर देख लीजिएगा। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएन में नहीं है, ये फैक्ट है, यूएनएससी में नहीं है, फैक्ट है, और ये 4-5 मुल्क मानते हैं, वो अपने मफादात की वजह से मानते हैं। तो इट्स नॉट बाइंडिंग टू अस एज अ पाकिस्तानी और एज अ स्टेट और एज अ मुस्लिम वेर एवर यू आर लिविंग। पहली बात तो एग्जैक्टली, ये हो थैंक गई। यू सो मच अच्छा, सिया। हाँ, मैं ऐड कर सकता हूँ या मेरा टाइम खत्म हो? जी यस जी, यस करें प्लीज, करें करें, नहीं ऐड प्लीज करें। करें अच्छा करें। अच्छा अच्छा। दूसरी बात ये कि हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे ऊपर कौन से इंटरनेशनल लॉज अप्लाई होते हैं। तो हम जो क्योंकि हम यूएन के मेंबर हैं और दूसरे सारे भी यूएन के मेंबर हैं, तो उसके अंदर हमारे ऊपर जो लॉज अप्लाई होते हैं उसके तहत जो 3 काम हैं, वो काम अभी भी वॉर क्राइम्स हैं। और वो काम कौन कौन से हैं? परपिचुअल ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट एक्सपेंशन, और तीसरा काम है कलेक्टिव पनिशमेंट। तो ये 3 काम हर सूरत में किसी भी वॉर के अंदर कभी भी एज पर यूएन रेगुलेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ ये वॉर क्राइम्स हैं। अच्छा, अब इसमें वन बाय वन हम लेके चलते हैं। ये जो हमास का मसला है, जो अभी हमास ने वो किया, एक्शन लिया इस अक्टूबर में, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि 1967 में 48 में बन गया था। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 48 में बन गया था। 67 में इन्होंने कब्जा कर लिया। तो 48 में जो बना था, जिसको यूएन ने बनाया था इसको 47 की वोटिंग में, उसके बाद जो उस वक्त की सरहदें थी हम उसी को मान के चल रहे हैं। हम कोई मतलब ज्यादा पीछे वो जो 2 इसराइल और जूडिया उसमें नहीं जा रहे। हम यूएन की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। उसके तहत 48 में आपने बना लिया, ठीक है। उन्होंने नहीं माना, अरबों ने नहीं माना, इन्होंने मान लिया, तेल अवीव में झंडा लगा लिया, ठीक है। अब उनकी सरहदें कितनी क्या है एज पर इंटरनेशनल लॉ जो 1948 में डिस्कस हुई थी, जो 55% ऑफ द पैलेस्टाइन, बाकी जगह फलस्तीन है इंटरनेशनली आज भी। लेकिन ये पूरा टुकड़ा जो है, इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है आज? इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है इसराइल। अच्छा, अब 1948 के बाद 1967 में इन्होंने एक जंग जीती। हम दोनों आर्गुमेंट्स को काउंटर करेंगे, एक तो फातेह मफ्तू वाला और एक दूसरा इंटरनेशनल लॉ वाला। अब इंटरनेशनल लॉ वाला जो हमारा आर्गुमेंट है, उसके अंदर 67 में इन्होंने कब्जा कर लिया जो बाकी जमीन थी, और उसके बाद इन्होंने खुद ओस्लो माहदे में 94 में यासिर अरफात के साथ ये मुआहदा किया। यासिर अरफात ने पीएलओ के बिहाफ पे इसराइल को एज ए स्टेट तस्लीम कर लिया, लेकिन इसराइल ने पीएलओ को फलस्तीन की नुमाइंदा तंजीम के तौर पर एक्सेप्ट किया। ये अजीब सा मुआहदा था, लेकिन हम उसे भी मान लेते हैं। अब फलस्तीन अथॉरिटी कायम हो गई। फलस्तीन अथॉरिटी कायम हो गई। अब जो इलाके वेस्ट बैंक और गजा, ये वो इलाके हैं जो 67 में भी ये फतह नहीं कर सके थे। आप बात समझ रहे हैं? मतलब ये अभी उसकी यूएन के मैंडेट की बात नहीं हो रही। ये इन्होंने ये मकबूजा इलाके, जिनको इंटरनेशनली मकबूजा इलाका माना जाता है, ये मकबूजा इलाकों के अंदर इन्होंने ABC करके 3 इलाके बना दिए और उसके अंदर अपनी सेटलमेंटें बनाना शुरू कर दी, विच इज अ वॉर क्राइम एज पर इंटरनेशनल लॉ। अब गजा के सामने जो इन्होंने बनाई सेटलमेंट्स जो जिन पे अभी अटैक हुआ है, तो दीज आर नॉट
Israeli international border. You have to understand this very important point. This is not a war. War होती है दो स्टेट्स के दरमियान. Palestine is not a state, it is an authority. Okay? तो अथॉरिटी जो है उसकी कोई अथॉरिटी नहीं, उनकी अपनी आर्मी नहीं, उनकी अपनी पुलिस नहीं है. तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो चीज लगेगी, जो रूल लगेगा, वो राइट टू सेल्फ डिफेंस लगेगा. यहाँ पे आपको जो है वो नहीं है कि दो मुल्क लड़ रहे हैं, और अगर दो मुल्क भी लड़ रहे हो, अगर हम उनकी बात भी मान लें, तो उस केस में भी आप परपेचुअल ऑक्युपेशन नहीं कर सकते, आप मजीद अपनी बस्तियां नहीं बसा सकते. तो जो हमास की रेंज में, जो मिसाइल की रेंज में जो इस वक्त इलाके आए हैं, जहां वो लोग पैराग्लाइडिंग से उतर के गए हैं और जहां पे जाके उन्होंने सेटलर्स को मारा या अगवा किया है, वो सारे इलाके जो है वो परपेचुअल ऑक्युपेशन के अंदर आते हैं. वो इसराइल की सेटलमेंट्स है, और वो क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई ट्रूस नहीं, जैसे पीएलओ और इसराइल के दरमियान एक ट्रूस है, आर्मिस्टस है, ओस्लो मुआहदा है, वैसे हमास और इसराइल के दरमियान कोई मुआहदा आज की तारीख में नहीं है. तो दे आर एट वॉर. तो एट वॉर अगर आप जंग करें और आप अब सेल्फ डिफेंस पर वॉर एंड एज पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, अगर आप उस इलाके में जो आपकी जमीन है, अगर वहां पे कोई सेटलमेंट बनाता है बाय फोर्स, तो उसको खाली कराना आपका इंटरनेशनल राइट है. ये ऐसा ही है जैसे कोई मेरीन्स आ जाए और हमारे घर पे आ गए ये सिंध के कराची में कि भाई ये तो सिंध था ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो मेरे बच्चे रहेंगे करके वो मेरे घर में घुस जाए. और इसके वीडियोस मौजूद हैं. वो एक घूमता हुआ आ गया इजरायली औरत, घर में रह रही थी बेचारी, उसको कहता है कि ये मेरा है. तो वो बोलती भाई मेरा घर है, सदियों से मेरा घर है. तो कहता है मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा. तो इस तरह मतलब ये मस्त चल रहे थे ये लोग. तो ये पॉइंट हो गया कि भाई ये जगह जहां पे हमला हुआ है, इट इज नॉट अ इंटरनेशनल बॉर्डर, इट इज अ आर्मिस्टिस लाइन ऑफ 1950 एंड इट डज नॉट कम्स अंडर द राइट कि आप इसको कहें कि जो हमला हुआ है, ये हमला ही नहीं है, ये कंटिन्यूअस वॉर है जिसके अंदर एक गाजिब ने जो सेटलमेंट की थी उसको खाली कराया गया, जिसकी इंटरनेशनल लॉ इजाजत देता है. आप कहीं भी पढ़ लें. अच्छा, तीसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझने की जरूरत है कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों डिक्लेयर किया गया था और कब किया गया था. हुआ ये था कि 96 में मुआहदा हुआ, उसके बाद फर्स्ट इंतफादा हुआ 87 में, उसके बाद पहला मुआहदा हुआ ओस्लो मुआहदा. और उसमें जैसे मैंने कहा कि ऐसे नाम का था और वो फलस्तीन अथॉरिटी उन्होंने नाम की बना दी थी, कागज थमा के लाइनों में लगा दिया था. और उसके बाद जब 2000 में दोबारा गए, यासिर अरफात गए थे उस वक्त बिल क्लिंटन के पास, और वहां पे जब उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे तो आपने 4 साल पहले बोला था कि एक इजराइल होगा और एक फलस्तीन होगा, तो अब मुझे आप पुलिस फौज बनाने दें. बोला नहीं नहीं, ये नहीं आप कर सकते, भाग जाओ. वो वापस आया. उसके बाद वही जो मैडम बता रही थी ना कि वो बंदे ने आके डोम ऑफ रॉक पे ऐलान किया था, और उसके बाद सेकंड इंतफादा हुआ. सेकंड इंतफादा के बाद 2005 में ये बात तय हुई कि चलो अब इलेक्शन करा लेते हैं और खत्म करते हैं मसले. तो उस इलेक्शन के अंदर पीएलओ सेकंड नंबर पे आई और नंबर 1 पे हमास आई. हमास बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड थ्रू इजिप्ट. तो अब आप तो डेमोक्रेसी वाले हैं ना जी, आप तो लिबर्टी वाले. तो जिसने डेमोक्रेसी में जो जीत गया उसको तो आप हुकूमत दें, तो हुकूमत नहीं दे रहे. इसराइल ने कहा कि तुम जो है ना वो जो इसकी तरह पीएलओ की तरह हथियार डालो, हाथ छोड़ के सामने आ जाओ, फौज पुलिस कुछ नहीं मिलेगी, फिर हुकूमत ले लो. तो हमास ने बोला हम वही गलती दोबारा क्यों करें जो कि पीएलओ ने की और उसकी वजह से वो हार गई. वहां से इन्होंने 16 साल से 10 मील की पट्टी को एक ओपन एयर प्रिजन बनाया हुआ है, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. आप दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी जाते हैं ना, तो आपकी चेकिंग होती है अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए कोई आपकी चेकिंग नहीं करता. यहां से आप बाहर नहीं जा सकते. आप क्या, आपकी औलाद, आपकी 3 नस्लें यहाँ पल के जवान हुई, वो बेचारे वहां से निकल नहीं सकते. विच इंटरनेशनल लॉ अलाउ यू टू डू दिस. तो पॉइंट ये है. अब यहां से हमारा अगला पॉइंट स्टैब्लिश हो रहा है कलेक्टिव पनिशमेंट का. मान लिया हमास टेररिस्ट है, उन्होंने आप पे हमला कर दिया. अब आप अगर अल जजीरा के ऊपर देखें तो इनके
साबका इसराइल के एक साबका डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको कहा गया कि भाई आप बताएं आज क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमास अगर दोनों हाथ उठा के अपने सारे असलहे छोड़ के रोड, उन्होंने कहा कि ये आप जेनोसाइड कर रहे हैं, आप इन लोगों का पानी और खाना आपने बंद कर दिया है, तो ये तो दुनिया में हो नहीं सकता, तो अब आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमास वाले अपना सारा असलहा छोड़ के और हमारे सामने अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, तो हम ये पानी खाना शुरू कर देंगे। तो इसका उसी ने काउंटर आर्गुमेंट क्या दे दिया, उसने कहा इसका मतलब आप इस चीज को अफर्म कर रहे हैं कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहे हैं। दुनिया में कहीं एज पर इंटरनेशनल लॉ आप किसी की सजा किसी को नहीं दे सकते। अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो आप मेरे बीवी बच्चों को या मेरे बाप को उठा के थाने में नहीं बंद कर सकते उस जुर्म की वजह से कि ये बंदा आके सरेंडर करेगा। दिस इज क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल। यस तो थैंक यू yes, सो thank you हाँ, मच तो so ये much. कलेक्टिव, हाँ, तो ये तीन बातें बस इम्पोर्टेंट हैं जिनको ध्यान में रखना है कि एक तो जी जी एक्सटेंशन है, दूसरा कलेक्टिव आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इट्स अ वॉर व्हिच इज स्टिल I गोइंग। just want to add थैंक यू। something here. Thank you so much, Jazakallah for everybody जो भी यहाँ पे inputs अपने दे रहे हैं, research कर रहे हैं. The good thing is कि we are aware. और काफी लोग जो इन क्रिटिकल एनालिसिस सेशंस में आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सेशंस इसी के ऊपर चल रहे थे। ये तो सिचुएशन अब आई है। मसला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि हमें पहले से ये सारा कुछ क्यों नहीं पता था। हम लोग ऐसी कोई सिचुएशन होने का इंतजार क्यों करते हैं उसके ऊपर रिसर्च या बात करने के लिए। हम हर वक्त इसके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे होते और हर वक्त कुछ ना कुछ इसके लिए कर क्यों नहीं रहे होते। यहाँ पे जब बात आती है ना कुछ करने की, वहां पे आके हम लोग खड़े हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। नाउ वी नीड टू लिस्ट अप थिंग्स, और जो तरीके, जो आइडियाज, जो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं उसकी तरफ अगर हम जाएं। रिसर्च हमें पता है अब हमने कहाँ से करनी है, किस तरफ क्या देखना है, काफी क्लैरिटी भी है, लेकिन करना क्या है। ठीक है, तो अगर उसकी तरफ हम जाना शुरू हुए कि हमारे पास इस वक्त क्या चीजें हैं जो डुएबल हैं, क्या चीजें हैं जो कुछ अरसे तक हम लोग अगर प्लान करें तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। चीजें वही आपने बतानी है जो हमारी रीच में है, जिसकी हमारे पास कॉम्पिटेंसी भी है और जिसकी हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है, इस वक्त उसके बाद आगे की जो है ना सेटअप के, अच्छा अगले 6 महीने में अगर हम इसके ऊपर काम करें तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, अगले 1 साल में हम लोग ये चीज क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें मैं अगर अपने इनपुट्स दूं, आई वुड वांट के सब लोग अपने अपने इनपुट्स दें। मैं अपने अगर इनपुट्स दूं तो मैं ये कहती हूँ कि अभी इस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, जहां जहां हमारी रीच है वहां वहां अवेयरनेस फैलाई जाए। बजाय इसके कि हम आपस में बात करें ग्रुप्स में, हम लोग दूसरे लोगों से बात करें जिनको नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, या जो फॉल्स प्रोपेगेंडा के अंडर आ रहे, उनको रीच आउट किया जाए। वो तो सोशल मीडिया पे इट्स वेरी इजी टू रीच आउट। तो आप कमेंटिंग करें, आप जहां जहां आप देख रहे हैं कि जायनिस्ट के जो पेजेस हैं, अब सोशल मीडिया इज अ प्लेस के जहां आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हो, तो आपके पास थोड़ी पावर है। ठीक है, फ्रीडम एक्सप्रेशन वहां पे है, आप कर सकते हो। वहां जाए, उस प्रोपेगेंडा का जो है ना सामना करें। इट्स नॉट लाइक कोई फायदा नहीं है सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करने का, क्या फायदा, फायदा है। फायदा ये है कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों का मकसद ये कि जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहूदी नहीं है, ज्यूज नहीं है, फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो क्रिश्चियंस हैं, उनको पता नहीं है सिचुएशन का, तो उनको बताना बहुत जरूरी है। उनको जो चीजें गलत है, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं, वो वहां देना बहुत जरूरी है, वो करें। उसके बाद एक डुएबल चीज है जो हम कर सकते हैं, जो हमारा हम कर भी रहे हैं थ्रू IMS, टू ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ग्रो करे कि जैसे अभी आप देख लें, अल जजीरा एक चैनल है, तो या आप वॉलंटियर के चैनल्स आप दूसरे देख लें, अल जजीरा तो इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। आप वॉलंटियर्स के चैनल देख लें, आप यूट्यूब चैनल देख लें, आपकी रीच बढ़े, आपका काम इतना अच्छा हो कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और जो आपका कंटेंट है उसमें इतनी क्वालिटी हो कि आप एक सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें फॉर न्यूज़। ठीक है, मुसलमानों का इस वक्त कोई भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा, वो जो न्यूज़ से हटके हो, न्यूज़ चैनल से हटके हो, जहाँ पे सारे कनेक्ट हो और उसके थ्रू चीजें जो है ना वो स्प्रेड कर रहे हो।
कोई एक नहीं है, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, बहुत सारा कुछ हुआ हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं। अगर आप जाके ट्विटर पे इस वक्त मुस्लिम एक्टिविस्ट से देख लें तो आपस में वो कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू ट्वीट्स, थ्रू रीपोस्टिंग, थ्रू कमेंटिंग, चैनल्स पे जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप मोहम्मद हिजाब को देखें, सॉरी, अगर आप सिर्फ मोहम्मद हिजाब को ही देख लें तो वो पियर्स मॉर्गन के शो में बैठा हुआ है और वो वहां पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। अगर आप मेहदी हसन को देखें तो वो भी बैठा हुआ है। अगर आप, बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे नाम है, मैं सबके नाम नहीं लूंगी, लेकिन दे आर डूइंग समथिंग ना। ये वो लोग हैं जो बगैर किसी प्रोफेशनल करियर के यहाँ पे पहुंचे, दे आर एक्टिविस्ट। और आईएमएस में भी वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एक्टिविस्ट, बजाय इसके कि एक लीडर हो और वो सारे काम कर रहा हो। हम चाह रहे हैं कि हर बंदा अपना अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करके, अपना अपना क्लस्टर क्रिएट करके खुद अपने आप को वहां पे पहुंचाए कि एक लीडर के नीचे लोग हों, बजाय इसके कि सारे लोग ही उस लेवल के ऊपर आ जाएं कि हर बंदा जो है ना वो वही काम कर रहा हो जो लीडर हमारा कर रहा है इस वक्त, ठीक है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कर रहा है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि सर साहिल व्हाट ही इज डूइंग, या उनको कहें कि हमें कुछ अरेंज करके दें। उन्होंने तो अरेंज करके दिया हुआ है ना आईएमएस, हम कनेक्ट हैं आपस में, कनेक्शन हमने अरेंज हुआ हुआ है। अब कनेक्शन के थ्रू अब हम काम क्या कर रहे हैं, दैट वी नीड टू सी कि हम क्या कर रहे हैं। ओवरनाइट चेंजेस नहीं आते, ओवरनाइट चेंजेस कभी भी नहीं आ सकते, एक दिन में आप चेंज नहीं ला सकते। आपने प्लानिंग करनी है और आगे जाना है। ओवरनाइट जो इस वक्त चीजें कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि फॉल्स प्रोपेगेंडा का हम लोग सामना कर सकते हैं, और पैरेलल में हम लोग ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हैं जो कोई चैनल के थ्रू या कोई जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो और हम आगे जा सकें। सो दीज आर माई इनपुट्स। आई वुड वांट के सब लोग जो है अपने इनपुट्स दें for this on chat and on mic as well. Chat में भी अपने inputs लिखें। I hope कि chat अभी close नहीं हुई। And then we'll create a list of what we need to do, what we can do, और हम लोग उसको जो है ना नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, ओनली सॉल्यूशंस, ठीक है। दिस इज माय प्रपोजल टू ऑल ऑफ यू के सॉल्यूशन क्या है। जज़ाकल्लाह खैर। अब खिज़र आप और भी क्वेश्चंस लें, इनपुट लें। I'll be back in a minute. जी जी श्योर, जज़ाकल्लाह। जी सैयद अब्दुल अरफा मदनी, आप साथ हैं तो काइंडली माइक अनम्यूट करके डिस्कशन जो है उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके, आमीना, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड किया है, आपका हैंड रेज है, काइंडली डिस्कशन में पार्ट लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड करने थे और कुछ सजेशंस थी मेरी, कुछ क्वेश्चंस भी थे। और मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे हम सोशल मीडिया अवेयरनेस की बात करते हैं, तो मतलब अगर हम लोगों को अवेयरनेस दे भी देते हैं, जैसे हम नॉन मुस्लिम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है और इस तरह हो रहा है, तो वो लोग क्या कर लेंगे? मतलब हमें पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और वो तो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उन्हें पता चल भी जाएगा तो वो क्या कर लेंगे? और दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम कहते हैं कि ये हो रहा है तो वो उसे नहीं मानते, लेकिन इसराइली कहते हैं कि ये हो रहा है तो वो उसको फौरन मान लेते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब हम अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि हम सही है और वो गलत है। तो मुझे लगता है कि हम अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं और हम अपनी एनर्जीज भी ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर अथॉरिटी में है, लाइक जो लोग गवर्नमेंट में है, वो सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह अब गजा में जो सिचुएशन चल रही है, लाइक उनका प्लान है पूरा कि उसको भी वो लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसको भी इसराइल का पार्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस टाइम जो हमें करना चाहिए पाकिस्तान में, वो ये करना चाहिए कि हमें पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी की सिचुएशन, लाइक हमें वो कर देनी चाहिए। हमें मतलब सारी जगह ब्लॉक कर देनी चाहिए और हमें अपनी गवर्नमेंट को इस बात पे फोर्स करना चाहिए कि वो ये सब कुछ रुकवाए, क्योंकि वो रुकवा सकती है, लाइक उसके पास पावर है रुकवाने की। हमारे पास आर्मी भी है, हमारे पास सब कुछ है।
हम क्यों नहीं कर रहे इस तरह, वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज को भी अपने साथ शामिल करे और वो इस बारे में मतलब सोचे। तो मेरे बस ये पॉइंट्स थे। थैंक यू। ओके आमना, एक क्वेश्चन सुन लिया है सबने? आमना ने जो डिस्कस किया है, कौन जो है इसका आंसर करना चाहेगा? ओके, मैं अब्दुल अरफा आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। आपको रिक्वेस्ट आ गई होगी, काइंडली माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा वालेकुम पॉइंट असल अस्सलाम। में ये है कि हमें थोड़ा सा इसको जो है ना, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि असल मसला फ़लस्तीन और इसराइल का जो है वो मुल्की सतह का नहीं है कि एक स्टेट ने दूसरे स्टेट पर हमला कर दिया या उसको कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये मुसलमानों और ज्यूज का मसला है, ठीक है ना। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मुआहदा किया था ईसाइयों के साथ, जिसमें आपने ये तय किया था कि यहूदी जो है वो इस इलाके में सिर्फ अपनी इबादत के लिए आ सकते हैं और वो यहाँ अपनी रेजिडेंस कायम नहीं कर सकते। तो उस मुआहदे के तहत जो आज भी वहाँ पर मस्जिद उमर के ऊपर लगा हुआ है, और हमारा पॉइंट ये है कि उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हमें नहीं होने देना। तो फिर भी एक बड़े पर्सपेक्टिव में पूरी उम्मत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मस्जिद अक्सा को बचाए, ठीक है ना। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने जगह दी, तो मतलब किसी भी घर में आपको जगह मिल गई अगर, उन्होंने वो मतलब आए थे वहां से, जर्मनी से भाग के आए थे ये जीव, और इन्होंने कश्तियों पे आए थे, और इन्होंने आने के बाद जो है ना वो कहा कि जी हमें आप जो है मायूस ना करें, हमारी उम्मीद मत तोड़ें, हमारी मदद करें। और इस तरह से ये आए थे और फलस्तीनियों ने इनको जगह दी कि ठीक है आप यहाँ रह लें। जिस तरह से मुसलमानों ने पहली दफा गलती कब की, जब स्पेन में इनको जगह दी, और उन्होंने स्पेन में भी वही हरकत की जो इन्होंने यहाँ पर की है। तो बहरहाल फलस्तीनियों ने उनको जगह दी, और उसके बाद वो वहां पर उन्होंने आने के बाद फलस्तीनियों को ही बाहर निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, वो जो है इंटरनेशनल लॉज को बिल्कुल नहीं मानते, कोई उनको फॉलो करने के लिए तो उन पर पाबंदी भी नहीं लगाता, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल लॉ भी उन्हीं के कब्जे में है। तो हम अगर ये समझे, सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमें वो जराए ढूंढने चाहिए जहां से हमें सही खबर पहुंचे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे आउटलेट्स मौजूद हैं जिस पर आपको सही खबर पहुंच सकती है। उसमें से एक मीडिया आउटलेट है टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर जाएं, गजा नाउ का एक चैनल है जो ऑफिशियली हमास का चैनल है, और उसके ऊपर वो तमाम खबरें आती हैं जो आपको कहीं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलेंगी। हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सब के ऊपर जो वीडियोस आ रही हैं वो सिर्फ हमास की डिफीट की आ रही हैं, या गजा में जो जुल्म हो रहा है उसकी आ रही हैं। इस बात के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि हमास ने क्या फतूहात हासिल की, या हमास ने कितना नुकसान इसराइल को पहुंचाया उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर। हमास ने अभी एक खातून और उनके 2 बच्चों को आज़ाद किया। हमास कोई वॉर क्राइम नहीं करता। हमास ने सिर्फ उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हमले किए हैं। अभी अभी अबू हमजा का एक बहुत बड़ा खिताब आया, तकरीबन 21 मिनट का खिताब है, उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके अपने चैनल पे भी लगाया है। तो उसको आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कोई अभी की जंगी हिकमत अमली नहीं है, ये महीनों और सालों से जो है ना वो हिकमत अमली हो रही थी। ये जो तैयारी वो कर रहे थे, और उसकी खातिर उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां भी दी हैं इससे पहले। और ये पहली दफा ऐसा है कि इसराइलियों की चीखें निकल रही हैं। तो और वो किसी की टेरिटरी में दाखिल नहीं हुए, वो उन्होंने सिर्फ वही टेरिटरीज अपनी वापस लेने की कोशिश की है जो पिछले 16 साल में उन्होंने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है। और जहां तक वेस्ट बैंक की बात है, असल में जिस तरीके से स्ट्रेटेजी होती है हमारे यहाँ, पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान था, हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि अगर मशरकी पाकिस्तान में जो है ना वो कोई हमला करेगा तो हम मगरबी पाकिस्तान में इंडिया को दबाएंगे, तो वहां से हमला वापस आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब वेस्ट बैंक में वो मामला बढ़ाते हैं और हालात को खराब करते हैं, तो हमास यहाँ से हमला करके उनको वहां रोकती है। तो लोग तो अभी भी जो है ना वो हमास के साथ हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो, चाहे वो गजा में हो। लेकिन इसराइल हमें बताती है कि हमने फलस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है,
एक वेस्ट बैंक है और एक गजा है। वेस्ट बैंक हमारा दोस्त है और वेस्ट बैंक में इतने अच्छे मुसलमान रहते हैं और गजा में बुरे मुसलमान रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेस्ट बैंक में सिर्फ उनकी अपनी जिसे कठपुतली हुकूमत कहते हैं वो है, और गजा में जो हुकूमत है वो एक आज़ाद और मुसलमान तंजीम है जिसका नाम हमास है। ठीक है ना। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम उनकी कमजोरियां दिखाकर उनको मजीद कमजोर करने के बजाय हम उनकी फतूहात को दिखाकर उनको मजबूत करें, ज्यादा बेहतर है। मेरा ये नुक्ता नजर है। जी जी अब्दुल रफ़ा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इसी चीज़ के ऊपर हम भी फोकस करवा रहे हैं बार बार कि सही इन्फॉर्मेशन को समझना, ढूंढना और शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम गलत इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएं। जी, खजीमा इफ्तिखार। खजीमा, आपको रिक्वेस्ट सेंड की है अनम्यूट करने की, काइंडली अनम्यूट करके अपना आप जो आपका व्यू है, जो आपकी सर्च है, वो सबके साथ शेयर कीजिए। ओके आयशा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, वालेकुम जी, अस्सलाम। जी अभी लारे एक प्लीज। सिस्टर, जी मैं आयशा, आयशा अपने व्यू बात कर शेयर रही हूँ। करें। जी 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 जी। जी, अभी सिस्टर ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि जब हम मुस्लिम से कुछ नहीं कर रहे तो अगर हम गैर मुस्लिम्स को अवेयर करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। असल में सिस्टर, आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम, असल में ये सारा जो गेम है पॉलिटिकल है। तो जो बड़ी मछलियां हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, सब वो इन्वॉल्व होते हैं। जो आम पब्लिक होती है उसको फैक्ट्स नहीं पता होते हैं। जब हम लोगों को अवेयर करेंगे, तो जब गैर मुस्लिम हम लोगों के साथ मिलेंगे तो हमारी बात में ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, वजन आएगा। लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मुसलमानों के साथ भी ज्यादती हो रही है और वो सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हम गैर मुस्लिमों को अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यूज दे सकें और उनको ये बता सकें कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो लोग जो हैं वो हमारे हमें ज्यादा हेल्प आउट कर सकेंगे। और इसके साथ साथ हमें मुस्लिम्स को भी अवेयर करना चाहिए, और जो बेहिस होके मुस्लिम्स बैठे हुए हैं थोड़ा सा उनमें भी ऑफ कोर्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि जो मुसलमानों को एक दूसरे की हेल्प की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। जी आयशा, ठीक है, आपका पॉइंट सुन लिया, आपने आंसर भी दे दिया है। जी मुसव्विर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही है? अस्सलाम। जी आ रही है। चलिए, मैं ज़रा कोशिश करूँगा शॉर्ट रखूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें जज्बाती होने की बजाय थोड़ा रैशनल के साथ सोचना है कि क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। तो स्टेप्स वही हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए थे, कि जब वो मक्की दौर में थे तो उन्होंने सिर्फ सब्र किया था 10 साल का। उसके बाद जब उन्होंने अपनी एक मदीने में हिजरत करके एक स्टेट लॉन्च कर ली थी, इतनी उनके पास नंबर्स आ गए थे, लोग आ गए थे, और स्टेट बन गई थी, तब उन्होंने एक एक्टिव रेजिस्टेंस शो कराई थी। तो हमास से ये डिसएग्रीमेंट थोड़े से इसी तरह के, स्टेट एज अ स्टेट वो उनको ना स्टेट बना के एक अटैक करना चाहिए था, लेकिन अभी वो छोड़े, वो बहुत दूर है हम लोगों से। एज अ पाकिस्तानी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या प्लान है? तो हम पाकिस्तानी सबसे पहले हमें एक स्टेट यहाँ पे कायम करनी चाहिए, सबको मिलकर, जो जो समझ रखते हैं दीन की। अब स्टेट कैसे कायम होगी? स्टेट में ऑफ कोर्स आपको नंबर्स चाहिए होंगे। तो उस नंबर्स को भी बढ़ाने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि आईएमएस में कुछ, आईएमएस की अपनी एक तादाद है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा की अपनी एक तादाद है, जमात इस्लामी, इसी तरह जितने भी लोग हैं, इन सब की अपनी अपनी जमातें हैं। तो हमें अब करना ये है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे करते थे।
जब उन्होंने स्टेट बना ली थी, तो जब वो जंग करने जाते थे, इवन गजवा बदर से भी पहले उन्होंने मुहिम भेजी थी, 8 मुहिमात भेजी थी, जिसमें वो मुआहदे भी करते थे। तो हमें बेसिकली मुआहदों से स्टार्ट करना होगा। मुआहदों से किस तरह स्टार्ट करना होगा कि लेट से आईएमएस ही स्टार्ट करती है, आईएमएस को जाना चाहिए बेसिकली। चल के जितने भी पाकिस्तान में निज़ाम के लिए लोग काम करना चाह रहे हैं, तो वो सब जब मिल जाएंगे तो तब हम एक मिनट, आई एम रियली सॉरी टू कट यू हियर, आई एम रियली सॉरी। देखिए, जब हम रोड मैप बनाते हैं ना कोई भी, तो पहला जो एक्शन होता है ना हमारा, जो स्टार्टिंग होती है वो होती है जो प्रेजेंट से होती है, जो इस वक्त कर सकते हैं हम। अगर हम लोग अभी अभी आप फर्ज करें, आप कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जाएंगे, रीच करेंगे, यस बिल्कुल करना चाहिए हमें, लेकिन रीच करके हम कहेंगे क्या? पहले ओके। हमारी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटेजी बनेगी कि हमने उनको कहना क्या है, प्रपोजल्स क्या रखने हैं, और किस बंदे से किस जमात से किस तरह बात करनी है। उनकी साइकोलॉजिकल मैपिंग होगी कि उनके इश्यूज क्या हैं, वो हमसे क्या काउंटर करेंगे जब हम उनको ये कहेंगे। ठीक है, जब भी आप खिलाफत की बात करते हो तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, तो आपने वो इकट्ठे करने हैं। आपने जो भी आपको आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, आपने वो उसकी प्लानिंग, उसके थ्रू प्लानिंग करनी है, और फिर प्लानिंग की टाइमलाइन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्या क्या, कौन बात कर सकता है, कौन बात नहीं कर सकता, कितने लोग जाने चाहिए, कितने हमें लोग चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये रोड मैप यहाँ से स्टार्ट हो, आगे ऑफ फिर कोर्स। जाना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा टारगेट है कि हमने जाना है, वो फर्स्ट माइलस्टोन हो सकता है हमारा। समझ आई? ओके। तो फर्स्ट ओके। माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स हैं, पहले हमने वो करने हैं। ओके। मैं उस डिटेल में अभी गया नहीं। ऑफ कोर्स हम ऐसे नहीं चले जाएंगे बिना किसी प्लान के, बिना किसी स्ट्रेटजी के। ऑफ कोर्स आईएमएस में जो ग्रुप्स हैं, हम टीम लीडर्स अपने कैप्टन से डिस्कस करेंगे, कैप्टन अपने सीनियर्स के डिस्कस करेंगे, एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू। ऐसे नहीं जा रहा कि हम आज उठ के चले जाएंगे, प्रॉपर प्लान के साथ जाएंगे। जो जो भी गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो सब बना के जाएंगे। जो मुआहिदा बाकायदा कंट्रैक्ट होता है वो लिखा होगा, सारा कुछ। और आजकल डिजिटल मीडिया है, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वो अपनी वीडियोस के थ्रू हम बताएंगे कि इन इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वो लोग भी अपने अपने मीडिया चैनल्स पे बताएंगे कि यस, हम आईएमएस के साथ अब मिल के हैं। तो मिले बगैर वो काम होगा नहीं। तो जो सिस्टर आपने बात की है, ऑफ कोर्स ये होमवर्क कंप्लीट करके जाएंगे। अभी तो इसमें मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि हम सारे जॉबियंस हैं, हम में से जाएंगे कौन। और ये प्लान भी है मेरे पास कि एक दूसरे की कफालत हम करेंगे कि जो सब कुछ अपना छोड़ के जाएगा, कि हर किसी का मसला मैंने जॉब पे जाना है, अब जी आप ये दीन का काम करें, तो उसकी फिर आईएमएस के लोग हम सब मिलके कफालत भी उठाएंगे, तो पूरा प्रॉपर प्लान होगा। तो यस, बहरहाल बोल यही है जय, जो कि सब तो जब वी मिल नीड टू जाएंगे तो। क्रिएट दैट प्लान। और अगर आप ये सिचुएशन देखें, ये तो सिचुएशन अभी आई है और पहले भी आई थी, यही सिचुएशन पहले भी बहुत दो तीन दफा हमने अपने लाइफ में तो मैंने काउंटर की है। लेकिन बात ये होती है कि जब सिचुएशन खत्म होती है तो बात भी खत्म हो जाती है। अब ये जो, अगर आप आईएमएस का टास्क 7 देखें तो इट इज रोड मैप ना। अब रोड मैप को कितना बारीकी से हम लोग बना रहे हैं, उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। अब जब डिफरेंट रोड मैप्स आपके पास आना शुरू होंगे, आपको पता लगेगा एक चीज आपने मिस की होगी तो दूसरे ने कवर की होगी, दूसरे ने कोई चीज मिस की होगी तो तीसरे ने कवर की होगी। तो उससे हमारा जो होराइजन है, हमारा जो एक्सपोजर है वो बढ़ेगा, बिल्कुल और सही। हमें पता लगेगा मैप्स बनाने कैसे हैं। और फर्स्ट स्टेप जो है ना रोड मैप का, वो यही है, नंबर्स, क्लस्टर्स और कॉम्पिटेंस आईक्यू अपना। ठीक है, अपना और अपने ग्रुप मेंबर्स का या अपने क्लस्टर का। सबसे पहला स्टेप यही है। उसके बाद आगे वाले स्टेप्स आते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब ये डिस्कशन फोरम के रोड मैप्स आएंगे तो हमारे पास काफी क्लैरिटी आएगी, और अब आप लोगों को पता भी है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। आप क्रिटिकली एनालाइज भी कर सक रहे हो, नहीं कर सक रहे तो यू हैव स्टार्टेड रीडिंग अबाउट थिंग्स, और नॉलेज और करंट अफेयर्स, दीन का नॉलेज, और इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका नॉलेज पैरेलल में हम लोग ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह सॉल्यूशंस हमारे पास निकलने वाले हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन। तो हु वाज दिस जो भी बात कर रहे थे अभी? सफिर। या ओके। तो जो भी आप बात कर रहे हो, अभी बात मुझे बिल्कुल समझ आ रही है, हर किसी को समझ आ रही होती है, लेकिन वही बात है ना, पेपर पेंसिल पकड़ के जब तक हम बनाना नहीं शुरू करेंगे, बात का फायदा नहीं है। तो
आपकी जो इनपुट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आई यू आर सेइंग कि आप बना रहे हो और यू नो यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। मुझे नहीं पता आप कौन से ग्रुप से हो, बट डू प्रेजेंट। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज प्रेजेंट कीजिएगा अपने ग्रुप की तरफ से। ओके, नेक्स्ट सेशन में जैसा कि हमने कहा कि हमने सिर्फ सॉल्यूशंस पे बात करनी है, सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर, और डूएबल सॉल्यूशन। ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आप वो सॉल्यूशंस लेकर आएंगे जो डूएबल है। और अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन लेकर आते हैं जिसके लिए 1 साल चाहिए या 6 महीने चाहिए या 2 साल 5 साल का प्लान है, तो उसकी भी जो सारी चीजें होंगी, जो अभी की चीजें होंगी, वो आपने मैप करके लेकर आनी। एंड कीप रीडिंग। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आज मैंने ये चीज नोट की है कि सबने आज की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर ज्यादा बात की है कि इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप 2-3 महीने पीछे जाएं तो उस वक्त क्या चल रहा था उसके ऊपर ज्यादा लोगों ने बात नहीं की। कि वो क्या प्लान कर रहे थे। वो नेतन्याहू ने जब मैप लेकर वो पहुंचा और उसने मैप पे लकीर लगाई कि हम ये करने लगे हैं, या दिस इज आवर प्लान। तो वो सब भी सारे डॉट्स कनेक्ट करने की जरूरत है। एंड आई वाज रियली होपिंग कि कोई डॉट्स कनेक्ट करके हमें शो करे, कोई मैप शो करें कि देखिए ये हुआ तो उसकी वजह से ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, या ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके तो आज की सिचुएशन पे हम पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें एक पेपर पे, बेशक स्टेप्स लिखें या पॉइंटर्स लिख लें। विजुअल्स और लिखना बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा रिटेनमेंट आती है अगर आप कोई विजुअल्स दिखाते हैं या चीज बनी हुई दिखाते हैं, उसकी जो रिटेनिंग पावर है वो ज्यादा है। खिजर, आई थिंक कि आपने फॉर्म भी भेज दिया, फीडबैक फॉर्म। जो आपके क्वेश्चंस हैं, अभी काफी क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं अबाउट द सिचुएशन। काफी लोग, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, जहाँ पे आप लोगों की कंफ्यूजन्स है वो लिखें फीडबैक में, ताकि हम अगले सेशन में उनके आंसर्स कर सकें। and we don't have do we have time वैसे, या हो गया खत्म? I think yes, 100 minutes जी होगा। ये कंक्लूड करते हैं, लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट आपकी बात से आगे ऐड करना चाहता बिल्कुल। हूँ कि ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दें कि 1 साल से या 8 माह से आप को सवाल पूछ रहे होते हैं कैप्टन से, और ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग। तो आप लोग 10 माह से ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का पार्ट है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग वॉरफेयर का पार्ट नहीं है, तो काइंडली इस नोशन को क्लियर कर लें कि आप लोग ऑलरेडी वॉर के अंदर ही हैं। ठीक है? और इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं जीती जाती ना, इतनी आसानी से आप इन चीज़ों के अंदर अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने माइंड में से जो एक्स्ट्रा नोशंस हैं या जो नोशन आपको तंग करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, उसको निकालेंगे बाहर और आसपास देखना शुरू करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको अल्लाह ताला की तरफ से लाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी कि हमने किस तरीके से अपना पार्ट प्ले करना है। इमोशनल होके चीज़ें नहीं की जाती। इमोशनल होके असहाबा ने भी चीज़ें नहीं की, आप वसल्लम ने भी इमोशनल होके चीज़ें कभी नहीं की। और अगर अभी जो करंट सिचुएशन बन रही है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा बैकलैश भी आई है और कन्फ्यूजन्स क्रिएट की हुई हैं, तो वो आप लोगों ने खुद क्लियर करनी है अपने माइंड के अंदर कि वो कन्फ्यूजन्स क्यों आ रही हैं। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि आप लोग जो अभी आप लोगों ने टास्क 7 में वर्किंग किया और उससे पहले वर्किंग किया, उसको आपको रिलेट करना चाहिए था, ताकि आप लोग सोल्यूशन तक पहुंच सकें कि यार वॉर के एक एक एस्पेक्ट नहीं होते, एक एक पार्ट नहीं होते, वॉर के डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो हम किस पार्ट के अंदर अभी फ़लस्तीन से बाहर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसके ऊपर काम होता, उसके ऊपर काम हो रहा होता, जो कि अभी स्टार्ट भी होगा इंशाल्लाह और कर भी रहे हैं। तो आप लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं कि आप लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आप सबसे दोबारा से मुलाकात होगी। और सिस्टर आमना ने डायरेक्शन भी दे दी है कि नेक्स्ट आपके पास सेशन के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर बात करेंगे। तो काइंडली आप लास्ट लेक्चर्स को देखते हुए, लास्ट सेशंस को देखते हुए और जो भी आप लोग के अपने पॉइंट्स हैं, आप लोग उसके ऊपर सोल्यूशन रेडी करना स्टार्ट करें, ताकि जब नेक्स्ट सेशन हम कंडक्ट करें तो उसके अंदर आप लोगों के सोल्यूशंस जो हैं वो बाकियों के साथ भी शेयर हो सकें। लारेब, सेशन कंक्लूड करते हैं फिर। यस प्लीज, मैं 2-4 जुमले यही बोलना चाहती थी कि आई वुड लाइक के नेक्स्ट सेशन में हम हिस्ट्री
बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। दैट डजंट मीन कि आप हिस्ट्री को स्टडी ना करें। आपने हिस्ट्री को स्टडी करना है अपनी अवेयरनेस के लिए, कि ताकि आपको समझ में आए जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह सॉल्यूशंस ही डिस्कस करेंगे। चाहे हमने उनका जो प्रोपेगेंडा है सेल्फ डिफेंस टेररिज्म, उसके अगेंस्ट हमने प्रोपेगेंडा करना है, हम उसको कैसे हम उसको उन टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, और हम आगे फर्दर इस सॉरी पे कैसे लारेब, मैं बढ़ आपकी सकते हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बात काट रही हूँ। लारेब जो बात करी ना कि किस तरह काउंटर कर सकते हैं, वो भी लिखना है और रिसर्च करके आनी है कि कौन कौन से चैनल उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हमें वो लिस्ट मिल जाए, वो लोगों की लिस्ट मिल जाए, वो मीडिया चैनल्स की लिस्ट मिल जाए, तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। लिंक्स मिल जाए, सबके लिए बहुत ईजी होगा जाके उसको काउंटर करने में कि कहाँ पे प्रोपेगेंडा ज्यादा फैला जा रहा है, कहाँ कंफ्यूजन ज्यादा आ रही है ऑन सोशल मीडिया। बाकी और भी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया ओनली। ठीक है, तो रिसर्च करके प्रॉपर आए कि ये देखें यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो वी कैन यूज आवर एनर्जी उधर। एग्जैक्टली वो हमारा लारेब, जिहाद होगा उस वक्त। एग्जैक्टली और सेकेंडली मैं ये भी चाहूंगी कि आप सब, जिस तरह हमास का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्टी के तौर पे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, आप उस पर भी रिसर्च करें कि वो कब क्यों, फर्दर रिसर्च करें उसके ऊपर। अभी हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। और बेसिक पॉइंट ये कि हमें अपनी साइकोलॉजी फर्दर दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि अलक्सा की इम्पोर्टेंस हाईलाइट करके हम मुसलमानों में शऊर उजागर करें, जबकि बेसिक पॉइंट तो ये है कि वहाँ जुल्म हो रहा है, हमें जुल्म के खिलाफ उठना है, चाहे वो किसी भी इंसान के खिलाफ जुल्म हो, ना सिर्फ ये कि मुसलमानों के खिलाफ हो। क्योंकि कुरान में तो कहा है ना, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई, उसमें मुसलमान नहीं कहा गया। तो इसमें हमने नॉन मुस्लिम्स को अपने साथ इसी पॉइंट पे इकट्ठा करना है। एंड इनफैक्ट नॉन मुस्लिम्स अच्छे खासे अवेयर हैं हमसे ज़्यादा, लेकिन हमने बस अब जॉइंट फोर्सेस बनानी है इस इसराइली ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। तो इंशाल्लाह आई होप कि नेक्स्ट टाइम सब बहुत अच्छी रिसर्च करके आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोग ये देख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन कितनी है हमारी। People are very active in groups, but they don't want to talk about it or do research or present, और वो काफी जहाँ पे चीजें जो है ना वो कम आ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने अपने ग्रुप्स में लोगों को मोटिवेट करें जो नहीं आ रहे, नहीं आ पा रहे, तो या उनको कंफ्यूजन्स आ रही हैं, तो प्लीज ट्राई टू एक्टिवेट योर ग्रुप्स। और जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। और अब ना IMS, एक पॉइंट यस जो है ना यस, चैट में आया हमारे पास कि ये सेशन जो है ना सेशन टाइप कोई चीज़ नहीं है 8 बजे। आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं, क्या ये काइंडली गाइड करते हैं कि लोग कुछ समझ रहे हैं सेशन है, कुछ समझ रहे हैं कैंपेन जिस तरह, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड करते हैं सबको कि ये बेसिकली किस तरह की चीज़ होने वाली है जो 8 बजे कॉल दी IMS को ट्विटर के ऊपर। IMS को 8 बजे मेरे ख्याल से वो कैंपेन होगी जो जी 8 कैंपेन बजे एग्जैक्टली। की है। हाँ, इट्स सोशल मीडिया कैंपेन। अगर ट्विटर पे है तो वो कैंपेन है ना कि एक साथ फ्लड आएगा हमारी ट्वीट्स का या हैशटैगिंग का। तो जब इकट्ठा आता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है बजाय इसके कि अलग अलग आए। तो वो ट्विटर के बारे में भी आप जरा पढ़ें कि प्रोपेगेंडा किस तरह फैलाया जाता है एक साथ। एक चीज सोशल मीडिया कैंपेन या स्ट्रेटेजी इसी तरह बनती है कि फ्लड आए चीजों का और फैल जाए वो चीजें, फिर वो नजर आती हैं, रिपीटिशन आती है। तो और इस भी तरह देख ये लें होगा कि 8 बजे। 8 बजने में 3 घंटे बाकी हैं, तो बजाय इसके कि वीडियोस को शेयर करते हुए आप उसको डिस्कस करें, आप जाएं अपने अपने ग्रुप्स में कैप्टन्स के साथ डिस्कशन करें, मीटिंग कॉल करें कि हमने किन किन चीज़ों को यूज़ करना है, कौन से फैक्ट्स जो हैं वो हमने निकालने हैं। जिस तरह अभी हमास के ऊपर डिस्कशन हुई है, और देखें जिस तरह अभी आपको सिस्टर आमना ने गाइड भी किया है कि हमने वो चैनल्स निकालने हैं जहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपको IMS, अब आप लोग कहेंगे कि हम किस तरह करें, IMS ने हमें कुछ नहीं प्रोवाइड किया, तो उस मैसेज को गौर से पढ़ें। उसमें बाकायदा तौर पे हैशटैग्स मेंशन है जिनको आपने यूज करना है अपनी ट्वीट के अंदर या अपनी पोस्ट के अंदर। तो IMS ने हाँ, जो और आपको अपने बेसिक ग्रुप्स चीजें में, थी वो प्रोवाइड कर दी हैं। जी यस, जी। और ग्रुप्स में पूछें कि जिसको ट्विटर आता है वो आपको बताएगा। और 8 बजे का टाइम भी जो चूज किया गया है, इट इज अ प्राइम टाइम। ठीक है, तो वो जो प्राइम टाइम यहाँ का कौन सा है, अगर आपने कहीं और कैंपेन चलानी है, आप किसी और लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, तो आपकी टाइमिंग चेंज होगी। तो ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स कि ये किस तरह होता है।
और जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सके उतना बेहतर है, ताकि आप लोग जब प्लानिंग भी कर रहे हैं तो आपको पता हो कि कहाँ हिट करना है। अभी 3 घंटे क्योंकि में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे लोग जो ये बेसिकली जो जायनिस्ट हैं ऑन ट्विटर, उनको टारगेट करना है, तो यू कैन डू रिसर्च ऑन दैट। ट्वीट्स बना के जी रखें, वीडियोस बना के रखें, और एकदम आपने फिर 8 बजे ट्वीट्स करनी है इंशाल्लाह। जी। और ये कि आप लोग के ग्रुप में ऑलरेडी कोई ना कोई इस तरह का होता है जिसके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से ज़्यादा होती है, और हमने उसको यूटिलाइज करना है। और कोई ना कोई ग्रुप में इतनी डाइवर्सिटी है माशाल्लाह कि वहाँ पे कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाला या सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट ऑलरेडी होगा जो बिजनेसेस के लिए काम करता है, तो उसको पिन करें या फिर वीडियोस देख लें, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अभी 3 घंटे हैं, आप लोग वॉर करना चाहते हैं, अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम। उन 3 घंटों को यूटिलाइज करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।